ये कहानी है सियो जुन की, जो अपने क्यूट मॉन्स्टर पेट्स के साथ सिर्फ खेती करके दुनिया का सबसे स्ट्रांग इंसान बन गया। और उसने उन्हें इवॉल्व भी किया, जैसे कि ये जहरीले पॉइजन बीज इवॉल्व होकर एक क्यूट इंसान जैसी बी बन गए। लेकिन उसके लिए चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं थी। ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ, जब हर जगह एक अजीब सा ब्लैक टावर आ गया था। टावर इतना स्ट्रांग था कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसे तोड़ नहीं सका। एक दिन टावर से लोग बाहर आने लगे और अपने अनुभव बताने लगे। उन्होंने बताया कि उन्हें एक पोर्टल ने अंदर खींच लिया और वो टावर के अंदर पहुंच गए। अंदर जाते ही उन्हें कमाल की पावर्स मिली। अगर वो टावर को जीत लेते तो उन्हें बड़े बड़े रिवॉर्ड्स और मिथिकल आइटम्स मिल सकते थे, जैसे कि एक गोल्डन टिकट जिससे आम लोग भी अंदर जाकर पावर्स हासिल कर सकते थे। हमारा हीरो सियो जुन एक दिन टिकट खरीदकर टावर में एंटर करने का सपना देखता है, लेकिन अचानक उसके पीछे खाली जगह में एक ब्लैक होल आ गया। चौंक कर सेजुन उस ब्लैक होल को घूरने लगा। उसका दिल अपने सपनों को पूरा करने की एक्साइटमेंट से तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचते हुए कि ब्लैक होल उसे भी दूसरों की तरह अंदर खींच लेगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ब्लैक होल ने उसे कहीं नहीं पहुंचाया। कंफ्यूज्ड और परेशान होकर वो बड़बड़ाया, मैं अभी तक यहीं क्यों हूं? इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, ब्लैक होल सिकुड़ने लगा। नहीं, मेरा फ्यूचर! वो उम्मीद खोते हुए चिल्लाया। अपने सपनों को छोड़ने को तैयार नहीं था। टावर में हर कीमत पर जाने का इरादा करके सेजुन बिना सोचे समझे उस ब्लैक होल में घुस गया। जैसे ही वो अंधेरे में गायब हुआ, वो अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था, ये सोचती हुए कि वो आखिर कहां पहुंचेगा। जब सेजुन आखिरकार ब्लैक होल से बाहर निकला तो वो कंफ्यूज्ड और डिसोरिएंटेड था, क्योंकि टावर के फर्स्ट फ्लोर पर आलीशान शैंडेलियर्स होने चाहिए थे जो एरिया को रोशन करते हैं। लेकिन ये जगह तो पत्थरों से बनी एक गुफा थी, जहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, गुफा की छत में बना हुआ छेद। फ्रस्ट्रेट होकर वो चिल्लाया, ये मैं आखिर हूं कहां? फंसा हुआ और अकेला हमारा प्रोटैगनिस्ट उसी अजीब टावर के अंदर एक बुरी हालत में था, जिसमें वो हमेशा से आना चाहता था। उसने पूरा एक दिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में बिता दिया था। उसकी निराशा के बीच बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, गुफा की छत में बना हुआ छेद। लेकिन दीवार पर चढ़कर उस छेद तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था, जब तक कि वो स्पाइडरमैन ना हो। जब वो अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक उसके फोन का अलार्म बजने से वो चौंक गया। इस अजीब जगह में खोने के बावजूद अलार्म ने उसे यकीन दिला दिया कि उसे यहां आए हुए पूरा एक दिन हो चुका है। भूखा और डिसोरिएंटेड, उसने अपने कम सामान को टटोला ताकि अपनी सिचुएशन को समझ सके। सिर्फ एक पानी की बोतल, 27 चेरी टोमेटोज, 10 हरी प्याज, 7 मीठे आलू यानी कि स्वीट पोटैटोज और एक धुला हुआ सेब के साथ उसे अपने बचे हुए खाने को संभाल कर इस्तेमाल करना था। उसने पहले सेब खाने का फैसला किया, उसकी मिठास का आनंद लेते हुए। उसकी बाकी कच्ची सब्जियों के हर बाइट ने उसे एक अजीब सी खुशी दी। एक स्वीट पोटैटो और 5 चेरी टोमेटोज खाने के बाद सेजुन ने एक हरी प्याज उठाई। फिर उसने प्याज की जड़ का सफेद हिस्सा उस नरम मिट्टी में दबा दिया जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी। फिर उसने बाईं तरफ 2 स्वीट पोटैटोज और दाईं तरफ चेरी टोमेटोज लगा दिए। फिर अचानक हमारे प्रोटैगनिस्ट के पैरों के नीचे की जमीन जोर से कांपने लगी। झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया, जिससे वो दर्द और कंफ्यूजन में कांपने लगा। ये क्या हो रहा है? वो खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया। उसने देखा कि गुफा की छत से आ रही रोशनी एक अजीब नीले रंग की हो गई थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं जब आसमान में एक विशालकाय ब्लैक ड्रैगन दिखाई दिया, जिसकी दहाड़ पूरी गुफा में गूंज रही थी। उस शानदार जीव को नीली रोशनी में आसमान में उड़ते देखकर वो हैरान रह गया। इससे पहले कि वो इस अजीब नज़ारे को पूरी तरह से समझ पाता, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। होश आने पर हमारे प्रोटैगनिस्ट ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो ये जानकर हैरान रह गया कि वो पूरे 2 दिन से बेहोश था। उसका शौक तब और बढ़ गया जब उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक पूरी तरह से उगा हुआ पेड़ खड़ा था। ये क्या? एक पेड़? ये तो एक हरी प्याज है जो मैंने लगाई थी। ये इतना बड़ा कब हो गया? क्या हरी प्याज 2 दिन में इतनी बड़ी हो सकती है? उसने सोचा। वो ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि टावर के अंदर की अजीब पावर ने सिर्फ हरी प्याज पर ही नहीं,
बल्कि उसके लगाए हुए दूसरे पौधों पर भी असर किया था। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि 52 चेरी टोमेटो के पौधे भी निकल आए हैं। अपने नए रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करने का इरादा करके उसने उस विशाल हरी प्याज की कटाई शुरू कर दी। ये काम उसके सोच से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन आखिरकार वो फसल इकट्ठा करने में सफल रहा। इस अनोखे पौधे का स्वाद चखने के लिए उसने सावधानी से एक बाइट लिया। उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब उसने पाया कि वो इतनी तीखी थी कि उसकी आंखों में पानी आ गया और उसका चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत पास के तालाब की तरफ भागा और खुद को शांत करने के लिए थोड़ा पानी पिया, कसम खाते हुए कि वो इस चीज को दोबारा कभी कच्चा नहीं खाएगा। अब अपने मुंह का स्वाद ठीक करने के लिए उसने चेरी टोमेटोज खाना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि यहाँ सूरज कभी नहीं डूबता। बल्कि 10th फ्लोर पर ब्लू मून की घटना हुई, जिससे उस जगह पर थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। टावर के आने के बाद से 10 साल बीत चुके थे और पावरफुल फीनिक्स गिल्ड ने 37th फ्लोर तक सफाई कर दी थी। 30th फ्लोर के ऊपर के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन उसे YouTube वीडियोस से पता था कि 10th फ्लोर पर स्केलेटन्स, 11th पर गॉब्लिन्स, 20th पर ऑर्क्स और 31st फ्लोर से स्पाइडर मॉन्स्टर्स घूमते थे। जिस चीज ने उसे परेशान किया वो था वो ड्रैगन जिसका उसने सामना किया था। किसी ने भी टावर में ड्रैगन्स या छिपकली जैसे जीवों का जिक्र नहीं किया था। ये कौन सा फ्लोर है? उसने लेटते हुए सोचा। उसने सोचा कि क्या वो इतने ऊंचे फ्लोर पर है जहां तक अब तक कोई नहीं पहुंचा था। तभी उसके चेहरे पर पानी की बूंदें गिरी और वो जल्दी से उठ गया। क्या टावर में बारिश हो रही थी? उसने सुना था कि मौसम लगभग हमेशा सुहाना रहता था और जब उसने ऊपर देखा तो आसमान साफ था, लेकिन उसने कुछ बहुत तेजी से हिलते हुए देखा और डर गया। सोचा कि शायद ये कोई मॉन्स्टर है, लेकिन जो जीव उसने देखा वो उसके पास आया और वो एक क्यूट सा खरगोश निकला जो उसकी फसलों पर लार टपका रहा था। वो हैरान था और सोचने लगा कि क्या ये खरगोश भी एक मॉन्स्टर है। खरगोश छत से कूदा और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन खरगोश ने उसके सर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल किया और जमीन पर सुरक्षित उतर गया। वो उछलकर हरी प्याज के पौधों के पास गया और सेजुन को एहसास हुआ कि ये खरगोश कोई मामूली चीज नहीं थी। खरगोश ने हरी प्याज के पौधों की तरफ इशारा किया और कहा, सून। उसने पूछा कि क्या वो उन्हें खाना चाहते हैं। खरगोश ने जवाब दिया और वो समझ गया कि वो खाना चाहते हैं। उसने हरी प्याज का एक पत्ता तोड़ा और खरगोश को दे दिया, जिसने उसे खुशी खुशी ले लिया। जैसे ही खरगोश पत्ता खा रहा था, उसने उससे कहा कि अगर उसे पसंद है तो वो और ले सकता है। फिर उसने देखा कि पौधे पहले ही वापस उग चुके थे। इस रफ्तार से उसे दिन में 2 बार उनकी कटाई करनी पड़ेगी। लेकिन खरगोश जोर जोर से कुछ कहने लगा और उसे एहसास हुआ कि वो उससे बात नहीं कर रहा है। उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर ऊपर देखा और एक और खरगोश को आते हुए देखा। वो नीचे उतरी और खरगोश को एक स्ट्रॉ हैट और एक वाटरिंग कैन दिया और वो दोनों उसके सामने खड़े हो गए। वो एक और खरगोश को देखकर हैरान था और सोचा कि शायद वो दोनों रिश्तेदार हैं। उसने खरगोशों से पूछा कि क्या वो शादीशुदा हैं और उन्होंने उसके शक की पुष्टि कर दी। अगले दिन हम देखते हैं कि खरगोश खेती कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, जबकि सेजुन सोच रहा है कि ये सब कैसे हुआ। कल जब खरगोशों ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने उससे कहा कि वो गुफा में रहना चाहते हैं। जब वो उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो बहुत क्यूट लग रहे थे। सेजुन को लगा कि वो क्यूटनेस के ओवरडोज से मर जाएगा और उसने उनकी रिक्वेस्ट एक शर्त पर मान ली। उसने खरगोशों से कहा कि वो यहाँ मुफ्त में नहीं रह सकते। अगर वो खेती में उसकी मदद करेंगे तो वो उन्हें रहने देने के बारे में सोचेगा। उसने सोचा कि इससे खरगोश थोड़ा हिचकिचाएंगे, लेकिन हिचकिचाने के बजाय वो उस पर कूद पड़े और उसे लाड प्यार करने लगे। अब वो अपनी जगह पर बैठा है, खरगोशों को काम करते हुए देख रहा है। उसे लगता है कि खरगोश उसे कंट्रोल करने के लिए अपनी क्यूटनेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को जाने देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को बनाने में बहुत समय और मेहनत लगी है, तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मैं दिल से आप सबका इस चैनल को सपोर्ट करने का धन्यवाद करता हूँ। अब चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। वो खरगोशों से पूछता है कि जो टूल्स वो इस्तेमाल कर रहे थे क्या वो स्पेशल आइटम्स थे। पति खरगोश के पास एक वाटरिंग कैन था जिसमें लगता था कि पानी कभी खत्म नहीं होता और सेजुन श्योर नहीं है, लेकिन उसे लगा कि पत्नी खरगोश के पास एक मैजिक पॉकेट था जिसमें खेती के लिए जरूरी सारे टूल्स थे। सेजुन कहता है कि उसे जलन हो रही है और वो सोचता है कि काश उसके पास भी इतना बढ़िया आइटम होता। खरगोशों ने हरी प्याज की कटाई पूरी कर ली थी और वो उन्हें सेजुन को दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। सेजुन ने उन्हें हरी प्याज को सुखाने के लिए कहा और बाकी फलों को देखने लगा, लेकिन खरगोश सेजुन को उत्सुक और बेसब्र आंखों से देख रहे थे। वो उससे एक सवाल पूछ रहे थे और सेजुन समझ गया कि वो क्या चाहते हैं। उसने उन्हें बताया कि उन्होंने उसका टेस्ट पास कर लिया है और अब वो गुफा में रह सकते हैं। ये खुशखबरी सुनकर खरगोश खुशी से कूदने लगे और आपस में कुछ बात करने लगे। वो गुफा की कोने की तरफ दौड़े और सेजुन सोचने लगा कि अब वो क्या करने वाले हैं। पत्नी ने अपने पति को एक बेलचा दिया और उसने खोदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने अपने और अपनी पत्नी के लिए एक घर बना लिया। पत्नी ने उनके नए घर के दरवाजे पर फूलों का हार लगाया और अपने पति का अंदर स्वागत किया, लेकिन वो खुदाई और घर बनाने से इतना थक गया था कि वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था।
सेजुन उनके पास गया और कहा कि पति खरगोश ने इतनी जल्दी घर बनाकर बहुत अच्छा काम किया। पति खरगोश ने उसे एक थम्स अप दिया, लेकिन तभी उसने अपने कंधे पर अपनी पत्नी का हाथ महसूस किया। वो शर्मा रही थी और क्यूटली दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी, और पति ये देखकर डर गया। वो डरा हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी उसे कुछ मीठा प्यार करने के लिए अंदर खींच ले गई। सेजुन ने उनके घर से आ रही आवाजें सुनी और पति को ऑल द बेस्ट कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो रो रहा था, क्योंकि उसे एक पत्नी होने की वजह से उससे जलन हो रही थी। वो जलन ज्यादा देर नहीं टिकी और सेजुन अपनी जगह पर वापस चला गया। उसने कहा कि गुफा में अकेले रहना बहुत बोरिंग था और अब खरगोशों की वजह से उसके पास मदद करने के लिए कोई था और देखने के लिए कुछ प्यारा था। फिर वो आराम करने के लिए प्याज के पत्तों से बने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने कुछ जलने जैसा महसूस किया। अचानक उसकी पीठ जलने लगी। वो कूद कर खड़ा हो गया और जमीन पर लुढ़कने लगा। उसे लगा कि उसकी पीठ में आग लग गई है। वो हैरान था कि अभी अभी क्या हुआ। जब वो उठा तो उसने इसके पीछे का कारण देखा। पानी से भरी प्लास्टिक की पानी की बोतल एक लेंस का काम कर रही थी और सूखे प्याज के पत्तों को जला रही थी। सेजुन को मशहूर सर्वाइवल शो से ज्ञान था। उसने सीखा था कि 2 सूखे पत्तों को रगड़ने से आग पैदा हो सकती है। वो घंटों से कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। फिर भी जैसे ही वो हार मानने वाला था, उसकी नज़र एक छोटी सी चिंगारी पर पड़ी और उसके अंदर एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ गई। सेजुन की हरकतों से क्यूरियस होकर खरगोश जांचने के लिए अपने घर से बाहर निकले। उसने सूखे पत्तों के ढेर पर फूंक मारकर अंगारों को हवा देने में उनकी मदद ली, जबकि वो एक बोतल को लेंस के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उनकी मिलीजुली कोशिशों से आखिरकार पत्तों में आग लग गई। जीत की खुशी में सेजुन आग पैदा करने की अपनी नई काबिलियत पर खुश हुआ। प्याज के पौधों पर एक नज़र डालकर उसने उन्हें आग पर पकाने का फैसला किया। उसने एक डाल को भुना, जला हुआ हिस्सा छीला और झिझकते हुए एक बाइट लिया। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। पका हुआ बात का पत्ता इतना स्वादिष्ट था कि वो खुशी से चिल्ला पड़ा, डिलीशियस। उसने उत्साह से दूसरा भुनना शुरू कर दिया। पकाने के इस जादुई असर से प्रभावित होकर खरगोशों ने भी इसे ट्राई करने का फैसला किया। उन्होंने भी एक प्याज का पत्ता भुना और जैसे ही उन्होंने उस मीठी चीज को चखा, उनकी आंखें एक नए और आनंदमयी स्वाद के अनुभव से चमक उठी। सेजुन बहुत खुश था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पहली बार उसने पेट भरकर खाना खाया था। खरगोशों की मदद से आग की खोज करने के बाद सेजुन ने हरी प्याज के पत्तों से मशाले बनाई और उन्हें गुफा के चारों तरफ लगा दिया। इससे उसे गुफा में आसानी से घूमने में मदद मिली, खासकर अंधेरे इलाकों में, जैसे कि तालाब। वो हाथ में मशाल लिए तालाब के पास था जब उसने पानी में कुछ हिलते हुए देखा। एक मछली पानी से बाहर कूदी और सेजुन इतने चौंक गया कि वो मुश्किल से उसके खुले मुंह से बच पाया। मछली बहुत ज्यादा ताकत से कूदी थी और खुद को जमीन पर पाया, पानी में वापस जाने में असमर्थ। ये पहली बार था जब सेजुन ने गुफा में मछली देखी थी। उसने सोचा कि क्या मछली मशाल की रोशनी से आकर्षित हुई थी, और उसका अंदाजा सही साबित हुआ। और बस ऐसे ही सेजुन ने गुफा में मछली की खोज की। उसने मछली को मारा और उसे आग पर भुना। हालांकि उसके पास कोई मसाला नहीं था, मछली सच में बहुत टेस्टी थी। और सेजुन ने देखा कि जब वो मछली खा रहा था तो खरगोश लार टपका रहे थे और अपना हिस्सा मांग रहे थे। वो शौक था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि खरगोश मांसाहारी होंगे, लेकिन क्योंकि वो आखिरकार मॉन्स्टर्स थे तो उसने सोचा कि ये नेचुरल है। कुछ दिन बाद ब्लू मून एक बार फिर दिखाई दिया और सेजुन को एहसास हुआ कि इस फ्लोर पर ब्लू मून की घटना हर 30 दिन में होती है। वो अपने फोन को चार्ज करने और तारीख का हिसाब रखने के लिए अपने लैपटॉप और पावर बैंक पर निर्भर था, लेकिन आखिरकार उनकी भी लिमिट खत्म हो गई। अपना फोन इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से सेजुन ने एक पत्थर से गुफा के दीवार पर दिन गिनना शुरू कर दिया। तो 61 दिन हो गए हैं, उसने कहा। कुछ दिन पहले कुछ कमाल का हुआ था। सेजुन ने एक थके हुए मेल रैबिट को अपने घर का दरवाजा खोलते हुए देखा था और एक पल भी बर्बाद किए बिना बेबी रैबिट्स का एक झुंड बाहर दौड़ आया। वो हाल ही में पैदा हुए रैबिट कपल के बच्चे थे और वो सेजुन को पसंद करने लगे थे, जो अब उनका अंकल बन गया था। वो सीधे सेजुन की तरफ दौड़े और उस पर कूद पड़े, जिससे वो जमीन पर गिर गया। वो सच में बहुत क्यूट थे और सेजुन उनकी क्यूटनेस से मन नहीं भर पा रहा था। भले ही वो उसके चेहरे को कुतर रहे थे, वो हंसा और उनकी कंपनी एंजॉय की। सेजुन ने नींद से वंचित हस्बैंड रैबिट को देखा और कहा कि बच्चों को पालना जरूर मुश्किल होगा, लेकिन अभी के लिए वो थोड़ी देर बच्चों का ख्याल रखेगा और कपल को रिलैक्स करके नाश्ता करना चाहिए। चेरी टमाटर के पौधों में फूल आने लगे थे और सेजुन बेबी रैबिट्स को अपने साथ उन्हें देखने के लिए ले गया। जब सेजुन अपने पौधों को देख रहा था तब बच्चे खेत में इधर उधर खेल रहे थे। फूल खिल चुके थे और भले ही वो टमाटर के फूल थे, सेजुन को अब लग रहा था कि उसके पास एक फूलों का बगीचा है। फल लगने के लिए पॉलिनेशन जरूरी था और उसे ये हाथ से करना पड़ा। सेजुन ने फूलों को हाथ से पॉलिनेट करने के लिए एक छोटी सी छड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन इतना झुकने और काम करने से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। एक बेबी रैबिट ने अपना चेहरा एक फूल के अंदर डाला और उसके चेहरे पर पॉलन लग गया।
उसने छींक मारी और सेजुन हंसने लगा। लेकिन तभी सेजुन ने कुछ देखा। टमाटर के पौधों में फल लगने लगे थे। इतने लंबे समय के बाद उसकी मेहनत रंग ला रही थी। सेजुन ने अपने चेरी टमाटर के पौधों के पहले फलों का जश्न मनाया और बेबी रैबिट्स के साथ नाचा। ब्लू मून से एक दिन पहले सेजुन ने उससे बचने की तैयारियां की। उसने आग बुझा दी और थोड़ी मात्रा में जलते हुए पत्तों को बड़े बड़े पत्थरों के नीचे स्टोर कर लिया। उसने प्याज के पत्तों से बने काम चलाऊ कपड़े पहने हुए थे, ये सोचते हुए कि गर्म और छिपे रहने के लिए ये काफी होगा। ब्लू मून का समय नजदीक आते ही खरगोश भी अपने घरों में वापस चले गए। जब भी ब्लू मून होता था तब हमेशा कुछ डरावना होता था, लेकिन सेजुन को विश्वास था कि वो पिछली बार की तरह इससे भी बच जाएंगे। उसने सोचा कि ये बहुत आसान होगा और छिपने चला गया। ब्लू मून शुरू हुआ और मॉन्स्टर्स पूरे जंगल में चीखने लगे। सेजुन डरा हुआ नहीं था, लेकिन वो थक गया था और उम्मीद कर रहा था कि ये ब्लू मून जल्दी खत्म हो जाएगा। एक अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयारी करने के लिए उसने पहले ही तेज गंध वाली चीजों को छिपा दिया था और अब वो एक कोने में छिपा हुआ था। लेकिन क्योंकि ये बताना मुश्किल था कि कितना समय बीत गया है, वो इंतजार करते करते थक रहा था। मॉन्स्टर की चीखें भी मदद नहीं कर रही थी। वो दूर थे, लेकिन वो अभी भी उसे कम कपा सकते थे। जैसे ही सेजुन उम्मीद कर रहा था कि ये ब्लू मून भी बिना किसी घटना के गुजर जाएगा, उसने एक जोरदार दहाड़ सुनी। ये दूसरे मॉन्स्टर्स की आवाजों से अलग और ज्यादा तेज थी, जैसे कि वो उसके बहुत पास हो। दरअसल एक विशाल भालू जैसा मॉन्स्टर गुफा की तरफ चल रहा था, अपने पैरों के नीचे पूरी तरह से उगे हुए पेड़ों को कुचलते हुए। वो गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचा, जो उसके साइज के मुकाबले बहुत छोटा था। मॉन्स्टर ने छेद से नीचे अंदर झांका। सेजुन उसे देखता ही रह गया। वो अपने सामने विशाल भालू जैसे मॉन्स्टर से डरा हुआ था, लेकिन शुक्र है कि मॉन्स्टर ने अभी तक उसे देखा नहीं था। सेजुन ने सोचा कि मॉन्स्टर के उसे देखने से पहले उसे किसी बेहतर जगह छिप जाना चाहिए। वो कांप रहा था जब उसने अपना बैग उठाया और चुपचाप और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन बैग को साथ ले जाना एक गलती साबित हुआ। जैसे ही उसने अपना सामान उठाया, बैग के अंदर की चीजें गिर गई और खाली बोतल की वजह से एक जोरदार आवाज हुई। आवाज से मॉन्स्टर का ध्यान आकर्षित हुआ। सेजुन ने पहले डर से अपने सामान को और फिर ऊपर उस जानवर को देखा जो अब गुफा के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। सेजुन डर से चीख पड़ा और भालू ने जवाब में दहाड़ मारी। कुछ पल बाद सेजुन बेहोश पाया गया और खरगोश उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। जब बेबी रैबिट उसे नहीं जगा पाए तो उनके पिता ने सेजुन को एक थप्पड़ मारा और वो जाग गया। वो बेहोश होने से पहले जो उसने देखा था उससे अभी भी डरा हुआ था और उसने खरगोशों से पूछा कि ब्लू मून का क्या हुआ। जब उसने आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो खत्म हो चुका है। हस्बैंड रैबिट ने सेजुन को बताया कि जब उन्होंने उसे पाया तो वो बेहोश था और कहा कि जब उसने मॉन्स्टर को देखा तो वो बेहोश हो गया था। सेजुन जानना चाहता था कि उसके बाद क्या हुआ। वो इतना डर गया था कि जब मॉन्स्टर ने गुफा में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो वो हिल नहीं पाया और मॉन्स्टर के दहाड़ने के बाद वो बेहोश हो गया था। सेजुन को घटना याद आई और वो कांप गया। उसने उस मॉन्स्टर के हाथों लगभग अपनी जान गंवा दी थी। ठंड महसूस करते हुए वाइफ रैबिट ने एक बड़ी सी आग जलाई और प्याज के पत्तों का एक कंबल बनाया। सेजुन आग के सामने बैठ गया और बेबी रैबिट उससे चिपक गए। वाइफ रैबिट उसके लिए भुनी हुई मछली भी लाई और सेजुन ने उसे धन्यवाद कहा। खाते हुए सेजुन को एहसास हुआ कि मॉन्स्टर ने इस जगह को नोटिस कर लिया था, शायद किसी दूसरे मॉन्स्टर की वजह से या क्योंकि वो छोटे से प्रवेश द्वार के कारण गुफा के अंदर नहीं आ सका। मॉन्स्टर बिना कोई नुकसान पहुंचाए चला गया था, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अगर वो वापस आया तो वो सुरक्षित रहेगा। उसने सोचा कि इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगली बार शायद ऐसा ना हो। जिंदा रहने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद वो मरना नहीं चाहता था। उसने फैसला किया कि सबसे अच्छा यही है कि वो अच्छे से खाए और जिंदा रहे। जब सेजुन खा रहा था तब हस्बैंड रैबिट उसके पास आया, उसे कुछ दिखाना चाहता था। सेजुन उसके पीछे गया और एक ऐसी चीज देखी जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। एक पका हुआ चेरी टमाटर, लेकिन ये वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा था। वो नीला था और सूरज की रोशनी में चमक रहा था। सेजुन शॉक था, लेकिन नीला रंग पहली चीज नहीं थी जो उसने फल के बारे में नोटिस की। उसने झुककर उस बड़े पके हुए फल को उठाने की कोशिश की, फिर सोचा कि ये नीला क्यों है। जब वो ये सोच रहा था, सेजुन के सामने एक विंडो प्रकट हुई जिसमें लिखा था कि उसने नीले चांद की एनर्जी वाले फल की कटाई का क्वेस्ट पूरा कर लिया है। सेजुन शॉक था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो चीज है वो एक असली मैसेज विंडो है। विंडो पर मैसेज बदल गया और अब उस पर लिखा था कि टावर का मैनेजर उसके कमाल के कामों की वजह से उसमें इंटरेस्टेड है। वो सेजुन पर गहरी नजर रख रहा था, लेकिन वो खुश नहीं था। कंफ्यूज्ड होकर सेजुन सोचने लगा कि टावर का मैनेजर उससे खुश क्यों नहीं होगा, और हस्बैंड रैबिट को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। सेजुन को पता चला कि वो एक आमंत्रित मेहमान नहीं था और टावर के मैनेजर ने इसे गलती के रूप में स्वीकार कर लिया था। वो सेजुन को खत्म करना चाहता था। शॉक्ड होकर उसने विंडो से पूछा कि इसका क्या मतलब है, क्या ये गलती थी कि वो टावर में आ गया। उसने गुस्से से कहा कि अगर ऐसी बात है तो उसे तुरंत घर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए,
लेकिन विंडो ने कहा कि टावर का मास्टर इस गलती के सभी सबूतों को मिटाने के लिए सेजुन को मारना चाहता है। सेजुन हक्का बक्का रह गया। उसने स्क्रीन पर चिल्लाया, कहता है कि उसने एक शानदार काम पूरा किया है और उसे रिवॉर्ड देने के बजाय मैनेजर उसे मारना चाहता है। सिस्टम विंडो कुछ देर के लिए शांत हो गई और सेजुन सोचने लगा कि क्या हो रहा है। अगला मैसेज जो उसने प्राप्त किया उसने उसके मूड को डर और गुस्से से खुशी में बदल दिया। टावर का मैनेजर उसे अवेकन कर रहा था। जैसे ही मैसेज डिस्प्ले हुआ, सेजुन ने अपने चारों तरफ एक ऑरा महसूस किया। उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने विंडो से कंफर्म किया कि वो ऑफिशियली टावर में अवेकन हो चुका है। उत्सुकता से वो ये देखने का इंतजार करने लगा कि उसे कौन सा जॉब मिलेगा। उम्मीद कर रहा था कि विज़र्ड जैसा कुछ होगा, लेकिन उसका असाइंड जॉब एक टावर फार्मर था जिसकी प्रोफिशिएंसी ई रैंक की थी। सारी खुशी और एक्साइटमेंट सेजुन के चेहरे से गायब हो गई और वो ब्लैंक हो गया। विंडोज उसे उसके जॉब के बारे में मैसेज देती रहीं। वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, प्रकृति के करीब रहेगा और फसल काटकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करेगा। सेजुन शॉक था। टावर के अंदर एक वॉरियर और एक मजिशियन के अलावा कोई जॉब क्लास नहीं था। वो एक फार्मर कैसी हो सकता है? उसने सिस्टम को अपनी स्टेटस विंडो खोलने का आदेश दिया और पाया कि उसका टैलेंट ऑर्डिनरी था और उसके सारे स्टैट्स 1 पर थे। वो अपनी स्टेटस विंडो को घूरता रहा, लेकिन जिस एक चीज पर वो फोकस कर सकता था वो था उसका ऑर्डिनरी टैलेंट। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में सेजुन ने ब्लू टोमेटो को जमीन पर पटकने की कोशिश की, कहते हुए कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उसने खरगोशों के डरे हुए और चिंतित चेहरों को देखा और रुक गया। सेजुन अपने दोस्तों पर अपने कामों के प्रभाव से हैरान था और उसने अपने खेत को देखा, फिर अपने हाथ में रखे टमाटर को। उसे उगाने में वो अकेला नहीं था, सबने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की थी। सेजुन ने फैसला किया कि वो खेती करना जारी रखेगा और खरगोश खुश हो गए। सेजुन ने अपने हाथ में रखे ब्लू टोमेटो को देखा और एक इन्फॉर्मेशन विंडो खुल गई जो उसे टोमेटो के बारे में बता रही थी। ये एक जादुई चेरी टोमेटो था जिसमें ब्लू मून की शक्ति थी। ये न सिर्फ टेस्टी और पौष्टिक था, बल्कि इसे खाने पर किसी का एमपी परमानेंट रूप से 0.05 बढ़ जाएगा। सेजुन शॉक्ड था। उसके हाथ में रखा टोमेटो असल में एक आइटम था। भले ही असर छोटा था, लेकिन वो परमानेंट था और किसी के स्टैट्स को बढ़ा सकता था। सेजुन खुद से हैरान था। उसने इतनी बड़ी चीज उगाई थी, लेकिन टावर का मैनेजर उसे देख रहा था और चीजें जैसे चल रही थीं उससे संतुष्ट नहीं था। जैसे ही सेजुन ने खरगोशों को धन्यवाद दिया और इस कामयाबी का जश्न मनाया, उसके सामने एक मैसेज विंडो पॉपअप हुई। एक क्वेस्ट ट्रिगर हो गया था। उसे ब्लू चेरी टमाटो मैनेजर को देना था। क्वेस्ट का रिवॉर्ड एक जॉब रिलेटेड स्किल था और मना करने की सजा मौत थी। सेजुन ने पूरा मैसेज पढ़ा और जब उसने देखा कि सजा मौत है तो वो डर गया। उसने विंडो से पूछा कि क्या ये एक मजाक है। गुस्से में उसने एडमिन पर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया और अपने कामों को सही ठहराने के लिए एक क्वेस्ट का नाम इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। सेजुन ने एडमिन से कहा कि अगर उसे ब्लू टमाटो चाहिए तो उसे ठीक से मांगना चाहिए। अगर एडमिन इस तरह के गंदे खेल खेलेगा और ऐसा दिखाएगा जैसे वो सेजुन को ऑप्शंस दे रहा है तो ये अच्छा नहीं होगा। अपना गुस्सा निकालने के बाद सेजुन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी उसे मौत की सजा याद आई और उसने विनम्रता से ब्लू टमाटो ऑफर कर दिया। सेजुन के हाथों में रखा ब्लू टमाटो गायब हो गया और उसे एक मैसेज मिला कि उसने क्वेस्ट पूरा कर लिया है। अगली विंडो में क्वेस्ट का रिवॉर्ड डिस्प्ले हुआ और सेजुन उसे पाने के लिए एक्साइटेड था। उसे पता था कि ये एक जॉब रिलेटेड स्किल है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ मौत की सजा पर फोकस कर रहा था, वो इसके बारे में पल भर के लिए भूल गया था। सेजुन ने टावर मैनेजर की चापलूसी करते हुए उसे दयालु कहा। फिर उसने ये चेक करने का फैसला किया कि उसे किस तरह का स्किल मिला है और उसने क्वेस्ट रिवॉर्ड खोला। रिवॉर्ड था सोइंग स्किल लेवल 1 पर। यह स्किल बीज बोने पर अंकुरित होने की संभावना को थोड़ा बढ़ा देता था। सेजुन को समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे, लेकिन वो निश्चित रूप से निराश था। लेकिन उसने खुद को सांत्वना दी, कहते हुए कि क्योंकि उसका जॉब एक टावर फार्मर का था, वो रिवॉर्ड से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता था। वो एक मशाल लेकर गुफा के अंधेरे हिस्सों में गया और एक मछली से टकराया जो आग की तरफ कूदी। सेजुन ने उसे जमीन की तरफ मारने के लिए हरी प्याज के तनों और पत्तों से बने एक डंडे का इस्तेमाल किया। मछली मर गई और सेजुन को पता चला कि उसने एक पिरान्हा मारा है। इन्फॉर्मेशन विंडो ने उसे बताया कि उसने इसके लिए 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। ये 5वीं मछली थी जो सेजुन ने पकड़ी थी और इसके साथ उसके पास अब 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे। एक फार्मर के रूप में अवेकन होने के बाद सेजुन एक्सपीरियंस पॉइंट्स जमा कर सकता था। उसने कई दिनों तक रोज कई पिरान्हास पकड़े और लेवल 2 तक पहुंच गया। वो उनमें से और पकड़ना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ये एक बुरा आइडिया है। उसने सोचा कि उसे बिना वजह किसी जीवित चीज को नहीं मारना चाहिए। अलावा इसके उसे मछली से कीमती प्रोटीन मिलता था। अगर वो उन सबको मार देता और उनकी आबादी खत्म हो जाती तो वो उन्हें दोबारा नहीं खा पाता। सेजुन ने मछली को भूना और अपने दोस्तों को खाने के लिए बुलाया।
बेबी रैबिट्स अपने माता पिता से ज्यादा भूखे थे। वो सेजुन की तरफ दौड़े जो उनके ह्यूमन अंकल की तरह था, और उसने उन्हें प्याज के पत्तों में लपेटी हुई मछली दी। वो थोड़े बड़े हो गए थे और पहले से कहीं ज्यादा खाने लगे थे। उसने उनसे कहा कि वो अपने माँ बाप के लिए भी कुछ खाना छोड़ दें। अवेकनिंग से सेजुन को एक और फायदा मिला था, वो खरगोशों के बारे में जानकारी हासिल कर सकता था। उसने उन्हें उनका हिस्सा दिया और खरगोशों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। वो फार्मर व्हाइट रैबिट्स थे और सेजुन के पास कुछ आइडियाज थे कि वो उसके पास कैसे पहुंचे। वो एक ऐसे प्रकार के मॉन्स्टर थे जिनके बारे में उसने टावर के बाहर कभी नहीं सुना था। उनके नाम के आधार पर सेजुन को एहसास हुआ कि वो लड़ाई में नहीं बल्कि खेती में माहिर थे। उसने सोचा कि यही वजह होगी कि वो ज्यादा जाने माने नहीं थे। जैसे ही वो खा रहे थे, खरगोश आपस में फ्लर्ट करने लगे और सेजुन उन्हें देखते हुए सोचने लगा कि उनके साथ क्या हुआ होगा। उसने अंदाजा लगाया कि उन्होंने जरूर अपने खेत खो दिए होंगे और कुछ समय भटकने के बाद उन्हें ये गुफा और वो मिल गया। वो जानना चाहता था कि क्या खरगोशों का कोई घर गांव था जहां वो वापस जा सकते थे, लेकिन वो उन्हें समझ नहीं पाता था और वो भी बेसिक फार्मिंग की शब्दावली के अलावा उसे नहीं समझ पाते थे। सीजन ने ये बात हस्बैंड रैबिट से कही, कहते हुए कि काश वो एक दूसरे को समझ पाते, लेकिन खरगोश को भी इंसानी भाषा समझ नहीं आती थी और वो कंफ्यूज हो गया। अब जब उनका खाना हो गया था, सेजुन ने कहा कि उन्हें खेत पर वापस चलना चाहिए। आज उन सबके लिए एक जरूरी दिन था और हस्बैंड रैबिट भी एक्साइटेड था। वो खेत पर पहुंचे तो देखा कि चेरी टमाटर बिल्कुल पक चुके थे। सेजुन उन्हें देखकर हैरान था। वो उन टमाटरों से भी बेहतर थे जो वो अपने साथ लाया था। खरगोश भी लाल टमाटर के फलों को देखकर खुश थे। सेजुन भावुक हो गया जब उसने कहा कि अब उन्हें तोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने उन्हें उगाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उन्होंने ब्लू मून के बाद एक तोड़ा था, लेकिन वो गिनती में नहीं था। पहला टमाटर तोड़ने जाते वक्त सेजुन नर्वस था। उसका हाथ कांप रहा था और खरगोश भी उसे चिंता से देख रहे थे। लेकिन सेजुन ने एक फल तोड़ा जो आसानी से डाली से अलग हो गया। वो चिल्लाया, ये मेरा पहला चेरी टमाटो है और ये कितना अच्छा पका है। टमाटर और भी खुशखबरी लाए। सेजुन ने इन्फॉर्मेशन विंडोज देखी जिसमें लिखा था कि उसने एक अच्छी तरह से पका हुआ जादुई चेरी टमाटर तोड़ा है और उसके लिए उसे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। सेजुन ये जानकर हैरान था कि ये टमाटर भी ब्लू टमाटर की तरह जादुई थे। उसने उनकी जानकारी पढ़ी और पाया कि इसे खाने पर यह टमाटर 10 ग्राम फैट कम करेगा और 10 मिनट के लिए 0.1 MP बढ़ाएगा। MP इफेक्ट 10 बार तक लगाया जा सकता था, जिसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट 1 घंटा थी। भले ही ये जानकारी प्रभावशाली थी, सेहोजुन का नाम टमाटर के किसान के रूप में लिखा था और ये बताया गया था कि ये एक E ग्रेड आइटम था जिसकी शेल्फ लाइफ 30 डेज थी। सेजुन प्रभावित हुआ कि भले ही एक टमाटर का असर काफी छोटा था, अगर उनमें से 10 एक साथ खाए जाएं तो वो MP को 1 से बढ़ा सकते हैं। उसने सोचा कि क्या बाकी टमाटर भी ऐसे ही हैं और उन्हें तोड़ने निकल पड़ा। उसने टमाटर तोड़े और हर एक पका हुआ जादुई चेरी टमाटर था, सिवाय एक के जो ठीक से पका नहीं था। कच्चे टमाटर के लिए उसे सिर्फ 7 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। सेजुन अपनी गलती से चौंक गया, लेकिन उसे फिर भी 7 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और कच्चा फल वापस एक नॉर्मल टमाटर बन गया। सेजुन ने सोचा कि उसने दिन भर के लिए काफी फसल काट ली है। उसने एक टमाटर लिया और कहा कि उसे इसका स्वाद चखना चाहिए, लेकिन खरगोशों ने गुस्से से अपने पैर पटके और सेजुन ने उन्हें देखा। वो गुस्से में थे और उसने माफी मांगी। सेजुन ने उन्हें टमाटर ऑफर किए, कहते हुए कि उन्होंने ये साथ मिलकर हासिल किया है, इसलिए उन्हें इसका फल भी साथ मिलकर ही पाना चाहिए। हस्बैंड रैबिट बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने एक टमाटर उठा लिया। सेजुन ने कहा कि उन्हें सफल फसल का जश्न मनाना चाहिए और सबको खाना चाहिए। जब सेजुन ने टमाटर खाया तो उसका दिमाग चकरा गया। उसे लगा जैसे वो नर्म हरी घास पर लेटा है, साफ रात के आसमान को देख रहा है। फिर अचानक आसमान में एक रोशनी उड़ी और आतिशबाजी की तरफ फट गई। सेजुन उठा और उसे मुंह खोले देखता रहा। घास की ताजी महक और टमाटर का मीठा और खट्टा स्वाद उस महक के साथ मिल गया। सेजुन को लगा कि यह एहसास समरफेस्ट फेस्टिवल के बीच में होने वाली आतिशबाजी जैसा था। सेजुन ने खुशी का एक आंसू बहाया जब उसे गर्मियों की याद आई और उसने उसे टमाटर में महसूस किया। वाइफ रैबिट ने अपने पति से पूछा कि क्या उसे पता है कि सेजुन क्या कह रहा है, और उसे कोई अंदाजा नहीं था। खरगोशों ने बचे हुए टमाटर लिए और उन्हें एक काम चलाऊ स्टोरेज फैसिलिटी में स्टोर कर दिया। टमाटर को प्याज के पत्तों से ढककर सेजुन लेट गया और उन्हें देखता रहा। उसने सोचा कि खरगोश के बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि अपने माता पिता की मदद कर सकें। वो गद्दे पर सोने और आई मास्क इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। दोनों ही प्याज के पत्तों से बने थे। सेजुन ने कहा कि वो सच में फार्मर व्हाइट रैबिट्स के बच्चे थे। सेजुन जानता था कि अब उसे सो जाना चाहिए क्योंकि उसे नींद आ रही थी और उसे यकीन था कि जब वो कल उठेगा तो एक और शानदार दिन उसका स्वागत करेगा। सेजुन लेट गया और तुरंत खर्राटे लेने लगा, लेकिन तभी उसके लिए एक क्वेस्ट जारी हुआ। उसे टावर मैनेजर को 100 जादुई चेरी टमाटर देने थे।
रिवॉर्ड एक जॉब रिलेटेड स्किल था और सजा पहले जैसी ही थी, मौत। लेकिन सेजुन गहरी नींद में था और उसने क्वेस्ट विंडो पर ध्यान नहीं दिया। अचानक वो एक अलार्म की तरह जोर से बजने लगी और सेजुन को जबरदस्ती जगाया गया। चिढ़कर उसने मैनेजर को 100 टमाटेज दे दिए। मैनेजर सेजुन के इस चढ़ावे से संतुष्ट होकर उसने उसे क्वेस्ट का रिवॉर्ड दिया। सेजुन ने शिकायत की कि मैनेजर उससे जबरदस्ती काम करवा रहा है और इस बार बेहतर होगा कि उसे कुछ ज्यादा काम की चीज मिले। रिवॉर्ड खोलने पर सेजुन ने पाया कि उसका नया स्किल हार्वेस्ट लेवल 1 था। यह स्किल उसे फसल को ऑप्टिमम कंडीशन में हासिल करने में मदद करता था, भले ही वो थोड़ी ज्यादा या कम पकी हो। शुरू में सेजुन निराश हुआ और उसने सोचा कि उसे फसल काटने के स्किल की क्या जरूरत है। लेकिन जब वो हस्बैंड रैबिट के साथ टमाटर काट रहा था तो उसने पाया कि ये स्किल उसके शुरुआती विचार से कहीं ज्यादा उपयोगी था। जब भी वो थोड़े ज्यादा या कम पके टमाटर तोड़ता तो स्किल एक्टिवेट हो जाता, उन्हें उनकी ऑप्टिमम कंडीशन में परफेक्ट कर देता। जैसे ही वो ये करता, हार्वेस्ट स्किल की प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती। सेजुन ने माना कि क्योंकि उसे चेरी टमाटर के पकने का इंतजार नहीं करना पड़ता था, ये उसके लिए आसान और तेज था। फसल काटने के बाद सेजुन ने हस्बैंड रैबिट से कहा कि उन्हें बाकी की फसल घर ले जानी चाहिए। लेकिन तभी उसे एक और क्वेस्ट मिला। सेजुन ने इसकी उम्मीद की थी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि क्वेस्ट में कोई रिवॉर्ड नहीं होगा। सेजुन ने मैनेजर को कोई रिवॉर्ड न देने के लिए चोर कहा, लेकिन क्योंकि उसके पिछले रिवॉर्ड ने उसकी काफी मदद की थी, सेजुन कम से कम उसे इतना तो दे ही सकता था। जैसे ही उसने मैनेजर को टमाटर दिए, हस्बैंड रैबिट शॉक्ड हो गया। लेकिन सेजुन को नहीं पता था कि वो एक दुष्चक्र विशियस साइकिल में फंस रहा था। मैनेजर बढ़ती हुई मांगों और लालच के साथ बार बार क्वेस्ट जारी करता रहा। जरूरी टमाटरों की संख्या बढ़ती नहीं और आखिरकार मैनेजर बेशर्मी की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। नया क्वेस्ट ट्रिगर हुआ और सेजुन को बिना किसी रिवॉर्ड के मैनेजर को 500 टमाटर देने थे। मना करने की सजा अभी भी मौत थी। सेजुन गुस्से से भरा हुआ साफ साफ मना कर दिया। शांति से मना करने के बाद सेजुन ने गुस्से में कहा कि मैनेजर पहले ही सैकड़ों टमाटर ले चुका है, उसे 2 खाने की जरूरत थी और खरगोशों को भी। टावर मैनेजर ने जवाब दिया कि यह फार्मर की समस्या है, उसकी नहीं, और सेजुन से कहा कि विरोध करना बंद करो और उसे चेरी टमाटर दो। इससे सेजुन और भी चिढ़ गया। उसने कहा कि उसने उन टमाटर को काटने के लिए दिनों तक कड़ी मेहनत की थी और बहुत दुख सहे थे। टावर मैनेजर ने जोर दिया कि सेजुन का काम बीज बोने जितना सरल है और उसे ऐसी चीज पर ओवर रिएक्ट ना करने को कहा जो कोई बड़ी बात नहीं थी। यहीं पर टावर मैनेजर ने हद पार कर दी। सेजुन ने जवाब दिया कि यही वजह है कि वो टमाटर नहीं दे रहा है। मैनेजर ने उससे जबरदस्ती ये करवाया और उसके प्रयासों की सराहना तक नहीं की। ऊपर से इस शोषण का मुआवजा भी बहुत कम था। क्योंकि वो टावर का मैनेजर था, इससे साबित होता था कि वो एक बुरा एम्प्लॉयर है। सेजुन के शब्दों और उसकी आंखों में चोट ने टावर मैनेजर को शॉक कर दिया। उसने पहले इस बात का एहसास नहीं किया था और माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सेजुन पहले ही मैनेजर को चढ़ाते हुए टमाटर खा रहा था। मैनेजर गुस्सा हो गया, सेजुन से कहते हुए कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसने टमाटोज खुद खा लिए। मैनेजर ने धमकी दी कि अगर उसने रिक्वेस्ट पूरी नहीं की तो वो सेजुन को वहीं मार देगा। लेकिन सेजुन ने ऐसे एक्ट किया जैसे मैनेजर कोई बड़ी बात नहीं है और उसे सिर्फ 5 टमाटोज दिए। उसने कहा कि वो बाकी बाद में देगा क्योंकि उसे बच्चों को खिलाने के लिए भी उनकी जरूरत थी। उसके पीछे 2 बेबी रैबिट्स एक टमाटर के लिए लड़ रहे थे, जबकि उनके पिता उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे। टमाटो गायब हो गया और टावर मैनेजर ने कहा कि वो इस बार समझौता कर लेगा। सेओजन ने मैनेजर को धन्यवाद कहा और मैसेज विंडो गायब हो गई। वो मन ही मन हंसा, ये सोचते हुए कि मैनेजर अभी माफी मांगने ही वाला था, लेकिन फिर उसने जोर से कहा कि टावर मैनेजर उसके सोच से ज्यादा सरल था। अब 91वां दिन है और चौथी ब्लू मून की घटना हो रही है। सेओजन एक अंधेरे कोने में बैठा चेरी टमाटोज खा रहा है। उसने सुना था कि ज्यादा एमपी वाले लोग मॉन्स्टर्स की दहाड़ को एक हद तक सह सकते हैं, इसलिए वो टमाटोज खा रहा था। फिर भी वो उम्मीद करता है कि पिछली बार जैसा कुछ दोबारा ना हो। जैसे ही सेजुन समय के जल्दी बीतने की कामना कर रहा था, उसके पौधे नीली रोशनी में चमकने लगे। सेजुन समझ गया कि क्या हो रहा है, क्योंकि रोशनी की एनर्जी एक टमाटो में प्रवेश कर रही थी, उसे नीला बना रही थी। सेजुन उसे तोड़ने का इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन उसने देखा कि सिर्फ टमाटो के पौधों को ही आशीर्वाद नहीं मिल रहा था, यहां तक कि मीठे आलू यानी स्वीट पोटैटो के पत्ते भी रोशन हो रहे थे। उन्हें चेक करने की इच्छा सेजुन पर हावी हो गई और वो अपने खेत की तरफ चल पड़ा। उसने अपने नंगे हाथों से स्वीट पोटैटोज को खोदा और परिणाम देखकर हैरान रह गया। उसके हाथ में अब एक नीला स्वीट पोटैटो था जो ब्लू मून की एनर्जी से भरा हुआ था। इसे खाने पर किसी की ताकत परमानेंट रूप से 0.5 पॉइंट्स बढ़ जाती। सिस्टम विंडो ने उसे बताया कि उसने ब्लू मून की एनर्जी वाला एक स्वीट पोटैटो तोड़ा है, जिससे उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है। हार्वेस्ट स्किल की प्रोफिशिएंसी भी बढ़ गई थी और अब वो लेवल अप हो जाएगा। सेजन ने फिर ब्लू टमाटो को देखा और उसे तोड़ लिया। एक हाथ में स्वीट पोटैटो और दूसरे में टमाटो पकड़े हुए सेजन ने सोचा कि उसने दुनिया को अपने हाथों में पकड़ रखा है।
लेकिन वो खुशी जल्द ही एक क्वेस्ट से भंग हो गई। सेओजुन इसकी उम्मीद कर रहा था और एक नहीं बल्कि 2 क्वेस्ट थे। सेओजुन को ब्लू मून की एनर्जी से भरे दोनों प्रोडक्ट्स मैनेजर को देने थे। दोनों में से किसी भी क्वेस्ट के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं था और सजा मौत थी। सेओजुन ने सोचा कि मैनेजर एक साथ 2 क्वेस्ट देकर हद पार कर रहा है। अगर सेओजुन मना करता है तो मैनेजर शायद इस बार उसे मार ही देगा। लेकिन सेओजुन के पास इस समस्या को हल करने का एक तरीका था। उसने मैनेजर को 500 टमाटोज ऑफर किए, कहते हुए कि उसे पहले पिछला क्वेस्ट पूरा करना है। मैनेजर ने जल्दी से टमाटोज एक्सेप्ट कर लिए और कहा कि वो चेरी टमाटोज से खुश है। लेकिन फिर मैनेजर ने सेओजुन से पूछा कि उसने एनर्जी से भरी फसलें उसे अब तक क्यों नहीं दी हैं। सेओजुन ने मैनेजर को पहले सरल कहने के लिए माफी मांगी, उनसे आज के लिए इस बात को जाने देने के लिए कहा और उन्हें बाद में देने का वादा किया। मैनेजर ने आह भरी और इस शर्त को मान लिया। सेओजुन ने फिर अपने हाथों में रखे आइटम्स को देखा और सोचा कि उसे उनका क्या करना चाहिए, और ये तो कोई सवाल ही नहीं था। उसने ब्लू टमाटो को अपने मुंह में उछाला और कांप गया। वो अपने मुंह में फिर से समर फेस्टिवल और आतिशबाजी महसूस कर सकता था, जैसे कि उसने पहली बार टमाटोज खाए हों। सिस्टम विंडो ने उसे बताया कि टमाटो खाने से उसका एमपी परमानेंट रूप से 0.5 बढ़ गया है। लेकिन फिर उसने स्वीट पोटैटो को प्याज के पत्तों में लपेटा और उसे आग में डाल दिया। उसने सोचा कि अगर उसके पास टिन फॉयल होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन बहुउपयोगी प्याज के पत्ते काफी थे। सेओजुन खुश था और कहता है कि स्वादिष्ट भोजन का इंतजार करने में बीता समय सबसे खुशी का समय होता है। ब्लू मून गुजर जाता है और खरगोश भी बाहर आ जाते हैं। जब वो उसे कुछ पकाते हुए देखते हैं तो उन सब के पास सेओजुन के लिए सवाल होते हैं। वो कहता है कि उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी क्योंकि वो बस उन्हें बुलाने ही वाला था। सेओजुन फिर उत्साह से कहता है कि वो उनके सामने ब्लू मून की एनर्जी से भरा स्वीट पोटैटो पेश करता है और उसकी स्वादिष्ट महक से खरगोश की लार टपकने लगती है। सेओजुन कहता है कि ये ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें इसे बांटकर खाना चाहिए। लेकिन हस्बैंड रैबिट अपने परिवार के सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें सेओजुन का ऑफर लेने से रोकता है। जब वो उन्हें कुछ बताता है तो वो उदास हो जाते हैं और सेओजुन समझ जाता है कि खरगोश क्या कह रहा है। वो चाहता है कि सेओजुन स्वीट पोटैटो खुद खाए क्योंकि सिर्फ एक ही है। सेओजुन भावुक हो जाता है और हस्बैंड रैबिट को इस बारे में सोचने वाला अकेला होने के लिए धन्यवाद देता है। लेकिन भले ही सेओजुन अकेले स्वीट पोटैटो खाने के लिए मान जाता है, वो इस सच को छुपा रहा था कि उसने पहले ही चुपके से खा लिया था। सेओजुन ने स्वीट पोटैटो को छीला और एक बाइट लिया, लेकिन वो बहुत गर्म था और उसकी जीभ जल गई। उसने जो भी काटा था उसे थूक दिया। उसके हाथ में रखा स्वीट पोटैटो जमीन पर गिर गया जब सेओजुन अपनी जीभ जलने और तालू झुलसने के बारे में चिल्लाया। खरगोश जमीन पर पड़े स्वीट पोटैटो को देखते रहे। हस्बैंड रैबिट ने स्वीट पोटैटो का एक टुकड़ा उठाने के लिए नीचे हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके बच्चों ने उसके सामने से सब कुछ झटक लिया और फिर उसे खा लिया। लेकिन वो उनके लिए भी बहुत गर्म था और उन्होंने भी उसे थूक दिया। बेबी रैबिट्स रोने लगे और हस्बैंड रैबिट इस बात से निराश था कि उसे कुछ नहीं मिला और स्वीट पोटैटो बर्बाद हो गया। ये सेओजुन की टावर में डायरी की एक और एंट्री है। उसने आज एक आग जैसा खाना खाया, उसकी पसंद से थोड़ा ज्यादा गर्म। कुछ दिन बाद सेओजुन बेबी रैबिट्स को बता रहा है कि वो अब से स्वीट पोटैटो के अंकुर लगाने जा रहे हैं। खरगोश कंफ्यूज थे और सेओजुन ने कहा कि ये वही चीज थी जो वो अभी खा रहे थे। सेओजुन ने उन्हें डांटा और कहा कि बेबी रैबिट्स को फिलहाल स्वीट पोटैटो के अंकुर खाने से मना किया जाता है। ये शब्द खरगोशों के लिए एक बड़े झटके के रूप में आए। स्वीट पोटैटो के अंकुर हाल ही में उनका पसंदीदा स्नैक बन गए थे और अब वो सेओजुन के फैसले का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सब की इस आदेश पर अलग अलग प्रक्रियाएं थी और सेओजुन ने कहा कि चाहे वो कितनी भी शिकायत करें, उसका फैसला आखिरी है। उसे लगता है कि अगर बच्चे अंकुर खाते रहे तो लगाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सेओजुन ने खरगोशों को यह कहकर मनाने की कोशिश की कि उन्हें रात के खाने में और भी बेहतर स्वीट पोटैटोज मिलेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें स्वीट पोटैटो के अंकुर लगाने में उसकी मदद करनी होगी। बदले में वो उन्हें एक स्पेशल स्नैक देगा। सेओजुन ने स्वीट पोटैटोज की खेती करने के लिए खेत का एरिया बढ़ाने का फैसला किया है और उसके लिए उसे बेबी रैबिट्स के सहयोग की जरूरत है। जैसे ही उसने उन्हें स्पेशल स्नैक्स के बारे में बताया, वो उसकी तरफ लार टपकाते हुए मुंह और चमकती आंखों से देखने लगे। सेओजुन ने उन्हें काम शुरू करने के लिए कहा और खरगोश उन्हें लगाने के लिए अंकुर ले जाने लगे। उनकी मां हरी प्याज की कटाई कर रही थी और सेओजुन ने उससे एक पौधा छोड़ने के लिए कहा। फिर उसमें एक फूल खिलेगा और सेओजुन उससे बीज हासिल कर सकता है। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि किसी चीज को एक आइटम बनाने के लिए उसे एक बीज लगाने की जरूरत है। नए विस्तारित फार्म एरिया में बेबी रैबिट्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनमें से एक गड्ढे खोदता है और दूसरा उनमें अंकुर लगाता है, लेकिन एक कोने में बच्चों में से एक अपने पसंदीदा स्नैक से अलग होने के लिए बहुत लालची है। वो अपनी इच्छा पर काबू नहीं कर पाता और पत्ते का एक बाइट ले लेता है। इस पर रिएक्ट करते हुए उसके पिता उसे ऐसा कुछ करने के लिए एक थप्पड़ मारते हैं। सेओजुन भी टमाटर की कटाई कर रहा है और उसे टावर सिस्टम से बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। उसका रैंक F रैंक फार्मर से E रैंक फार्मर हो गया है। उसका जॉब लेवल बढ़ गया है और इसकी वजह से उसके जॉब की विशेषताएं मजबूत होंगी। सेओजुन ये जानकर भी खुश है कि वो लेवल 8 तक पहुंच गया है।
जश्न मनाने के लिए उसने स्नैक्स को थोड़ा जल्दी बनाने का फैसला किया। उसने चेरी टमाटर लिए और उन्हें एक सीख पर लगाया। उसी समय उसे टावर मैनेजर से एक मैसेज मिला, मैनेजर सेजुन पर, और वो आज क्या पकाने जा रहा था उस पर नजर रख रहा था। मैसेज जल्दी गायब हो गया और सेजुन ने सोचा कि ये काफी हद तक एक हानि रहित कार्य था। उसने चेरी टमाटरों को भूनना शुरू किया और फिर खरगोशों को खाना शुरू करने के लिए बुलाया। वो अपना काम छोड़कर उसके पास दौड़ते हुए आए और सुजुन ने उन्हें हड्डी की सीखों पर स्पेशल रोस्टेड चेरी टमाटोस पेश किए। भुने हुए टमाटरों के लिए इन्फॉर्मेशन विंडो भी खुल गई। सेजुन द्वारा इस्तेमाल की गई सीख साफ की गई पिरान्हा की हड्डियों से बनी थी और पकाने की वजह से टमाटर नरम और मीठे हो गए थे। खरगोश हर एक सीख लेते हैं और वो उसे खाने के लिए सच में बहुत एक्साइटेड दिखते हैं। सेजुन उन्हें बताता है कि इस रूप में इसे इधर उधर ले जाना और खाना आसान है, लेकिन वो उन्हें चेतावनी भी देता है कि ये काफ़ी गर्म है और उन्हें खाने से पहले इस पर फूंक मारनी चाहिए। लेकिन खरगोश पहले से ही इसका आनंद ले रहे हैं। सेजुन फिर कहता है कि चूंकि स्वीट पोटैटो के अंकुर पहले ही लगा दिए गए थे, उन्हें रात के खाने के लिए कुछ स्वीट पोटैटोस खोदने चाहिए। जब सेजुन स्वीट पोटैटोस खोदता है तो उसे एक पौधे में 5 स्वीट पोटैटोस मिलते हैं। वो उनके बारे में जानकारी पढ़ता है और उन्हें स्ट्रेंथ स्वीट पोटैटोस कहा जाता है। उनके असर जादुई टमाटर जैसे ही थे, लेकिन ताकत के साथ। जो कोई भी उन्हें खाता उसे 10 मिनट के लिए 0.1 अतिरिक्त ताकत मिलती और ये असर 1 घंटे में 10 बार तक लगाया जा सकता था। दूसरा असर ये था कि ये 10 ग्राम फैट को कम करेगा और पेट साफ करने में मदद करेगा, और ये बोनस उन पर भी लागू होगा जो अभी तक अवेकन नहीं हुए हैं। सेजुन गिनता है कि उसके पास अब 15 स्वीट पोटैटोस हैं, जिसका मतलब है कि उसने हर एक बोए हुए के लिए 5 आलू पाए और ये पहली फसल के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन तभी सीओ जुन की नज़र एक गिरे हुए आलू के अंकुर पर पड़ती है। वो उसे लगा देता है, ये सोचते हुए कि एक भी अंकुर छोड़ना बर्बादी होगी। लेकिन तभी उसे सिस्टम से मैसेजेस मिलते हैं कि इस काम की वजह से सोइंग स्किल की प्रोफिशिएंसी बढ़ रही है। अब सीओ जुन को एहसास होता है कि ये भी सोइंग कहलाता है और उसे ये भी एहसास होता है कि अपने स्किल लेवल को बढ़ाने के लिए उसे सारे अंकुर खुद ही लगाने होंगे। सेजुन बेबी रैबिट्स को जल्दी में रुकने के लिए कहता है क्योंकि अब वो ये खुद करना चाहता है। अपने ऑफिस के अंदर मैनेजर वही करने की कोशिश करता है जो सेजुन ने अभी किया। उसके पास एक सीख पर चेरी टमेटोज हैं और वो आग पर भुने जा रहे हैं। मैनेजर टमेटोज खाता है और तुरंत उनमें से कुछ थूक देता है क्योंकि वो जले हुए और कड़वे थे। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके टमाटर्स में क्या गड़बड़ थी। इंसान तो उन्हें बड़े शौक से खा रहे थे। फिर टमेटोज का मीठा स्वाद उसके मुंह में फैल जाता है और मैनेजर को एहसास होता है कि वो कितने स्वादिष्ट हैं। अब वो ये देखने के लिए जादुई क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करता है कि सीओ जुन इस वक्त क्या कर रहा है। जब मैनेजर उसे खरगोशों के साथ स्वीट पोटैटोस खाते हुए पाता है तो वो गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाता है कहते हुए, उन बदमाशों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना स्वीट पोटैटोस खाना शुरू करने की। मैं महान ब्लैक ड्रैगन एलियन फिटोन हूँ। मैनेजर तुरंत सीओ जुन को एक क्वेस्ट भेजता है, एक भुना हुआ स्वीट पोटैटो मांगते हुए। इस क्वेस्ट के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं था और मना करने की सज़ा मौत थी। सेजुन क्वेस्ट करने के मूड में नहीं है और मैनेजर से उसे टाल देने के लिए कहता है। मैनेजर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि उसे अभी स्वीट पोटैटोस चाहिए। अगर सेजुन उन्हें नहीं देता है तो अंजाम बुरे होंगे। सेजुन कहता है कि सिर्फ एक ही स्वीट पोटैटो बचा है। वो मैनेजर से पूछता है कि वो रिवॉर्ड में क्या दे सकता है। मैनेजर कुछ देर सोचता है और फिर क्वेस्ट को रिवाइज करता है। एक और जॉब रिलेटेड स्किल का रिवॉर्ड ऐड किया जाता है। सेजुन सोचता है कि ये रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है और मैनेजर को स्वीट पोटैटो ऑफर कर देता है। वो रिवॉर्ड खोलता है और पाता है कि ये एक लेवल 1 सीड स्टोर है। जब ये स्किल एक्टिवेट होता है तो सेजुन हर 30 दिन में सीड स्टोर से एक प्रोडक्ट खरीद सकता है। सेजुन खुशी से झूम उठता है। एक सीड स्टोर का मतलब है कि वो टावर के अंदर ऐसी चीज़ें खरीद सकता है तो दूसरे अवेकेंड लोगों के पास होती हैं। उसने कहा कि ये कमाल का रिवॉर्ड था और टावर मैनेजर को ये उसे पहले ही दे देना चाहिए था। सेजुन स्किल को एक्टिवेट करता है और उसके सामने सीड स्टोर खुल जाता है। वो सेजुन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करता है और पाता है कि पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। लेकिन ट्रांजैक्शंस के बारे में सोचते हुए सेजुन एक ज़रूरी सवाल पर पहुंचता है कि जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो खरीदारी कैसे करेगा। लेकिन तभी उसे एक और मैसेज मिलता है कि स्टोर कस्टमर सेजुन को एंट्री लेवल सर्विसेज ऑफर करेगा। वो सीड स्टोर का पहला रुकी टियर कस्टमर है और इसकी वजह से सेजुन का सामने एक टावर कॉइन प्रकट होता है और वो शॉक्ड हो जाता है। उसने कहा कि सीड स्टोर सबसे दयालु और सबसे अच्छा है। टावर कॉइन टावर के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक करेंसी है, लेकिन बाहरी दुनिया में हर एक टावर कॉइन की कीमत 1 मिलियन वॉन है। सेजुन सीड स्टोर खोलता है ये देखने के लिए कि वो वहाँ क्या खरीद सकता है। मैसेज विंडो से बताती है कि रुकी टियर के लिए वो 3 अलग अलग प्रकार के बीज देख सकता है और अपने वर्तमान लेवल पर सेजुन सिर्फ उनमें से एक ही खरीद सकता है। इस बार के लिए 3 प्रकार के बीज दिखाए जाते हैं और सेजुन देखता है कि वो लाल मिर्च, पत्ता गोभी या गाजर के 1000 बीज हर एक 0.1 टावर कॉइन में खरीद सकता है। सेजुन सोचता है कि नाम सीड स्टोर काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें सिर्फ बीज ही हैं, लेकिन फिर वो कीमत देखता है और टावर कॉइन की बाहरी दुनिया की वैल्यू के बारे में सोचता है। उसे 1 लाख में 1000 बीज मिल रहे हैं जो बहुत महंगा है। सेजुन सोचता है कि उसे क्या चुनना चाहिए।
लाल मिर्च और पत्ता गोभी किमची बनाने के लिए एक अच्छा कॉम्बो हो सकते हैं, लेकिन वो उन्हें एक साथ नहीं खरीद सकता, ना ही उसके पास उन्हें यहाँ प्रोसेस करने के रिसोर्सेज हैं। आखिरी ऑप्शन गाजर ही बचता है। जैसे ही वो गाजर कहता है, सभी खरगोशों का ध्यान सेजुन की तरफ मुड़ जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ, और खरगोश उसे बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें गाजर चाहिए। सेजुन उनके एक्साइटेड एक्सप्रेशंस देखता है और फिर से गाजर कहता है, पहले जैसा ही रिएक्शन पाते हुए। वो इसका कुछ ज़्यादा ही मज़ा ले रहा था और हस्बैंड रैबिट समय बर्बाद करने के लिए उसके चेहरे पर एक लात मारता है। सेयुजन 0.1 टावर कॉइन में गाजर के बीज खरीदता है और उसे एक सीड स्टोर माइलेज मिलता है। माइलेज का इस्तेमाल उसके सीड स्टोर का लेवल बढ़ाने के लिए किया जा सकता है और अगले लेवल तक पहुंचने के लिए उसे 100 पॉइंट्स की जरूरत है। सेयुजन को बीज एक फैंसी पाउच में मिलते हैं और वो सोचता है कि पाउच बीजों से ज्यादा महंगा है, लेकिन तभी उसे मैनेजर से एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि वो सेयुजन की खरीदारी से संतुष्ट है। सेयुजन मुंह बनाता है और पूछता है कि वो संतुष्ट क्यों हो रहा है। ये उसकी डायरी में एक और एंट्री है। अब उसने सीड स्टोर में सौदा करके गाजर के बीज हासिल कर लिए हैं। सेयुजन गाजर लगाने के लिए एक्साइटेड है और खरगोश भी, लेकिन कोई और उन्हें दूर से देख रहा है। एक बड़ी और क्यूट सी मक्खी सेयुजन और खरगोशों को गाजर के बीज हासिल करने का जश्न मनाते हुए देखती है। मक्खी इस दृश्य से प्रभावित होकर नए बीजों और सेयुजन और खरगोश के खुशी भरे जश्न को बेहतर तरीके से देखने के लिए पास मंडराती है। फिर जैसे ही सीन बदलता है, हम हस्बैंड और वाइफ रैबिट्स को खुशी से गाते हुए और उस जगह के पास आराम करते हुए देखते हैं जहां सेयुजन ने गाजर के बीज लगाए थे। उनकी खुशी को देखते हुए सेयुजन को एहसास होता है कि भले ही गाजर अभी तक अंकुरित नहीं हुए हैं, खरगोशों का उनके प्रति एक गहरा लगाव जरूर होगा, लेकिन वो उन्हें मौज मस्ती करने देता है और एक झपकी ले लेता है। उठने के बाद सेयुजन फूलों को पॉलिनेट करने और हरी प्याज की कटाई करने की प्लान बनाता है। जैसे ही सेयुजन अपनी आंखें बंद करता है, एक बेबी रैबिट भी उसके पास आकर सो जाता है, लेकिन अचानक उसे अपने कान के पास से गुजर रही एक भिन भिनाने की आवाज सुनाई देती है। सेयुजन पूरी तरह से जागे बिना उस परेशानी को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन भिन भिनाहट जारी रहती है। फ्रस्ट्रेट होकर वो बड़बड़ाता है कि एक कीड़े को अभी ही आना था क्या। उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है और आखिरकार वो जांच करने के लिए उठ जाता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने एक विशाल और प्यारी सी मक्खी देखी। मक्खी उत्सुकता से सेयुजन को देखती है और वो कुछ पल के लिए हकलाता है और फिर चिल्लाता है, ये कितनी क्यूट है। वो मान लेता है कि ये कीड़ा जरूर भेस बदले हुए एक मॉन्स्टर होगा। सेयुजन सावधानी से मक्खी को पास बुलाता है, उसके मॉन्स्टर फॉर्म को पहचानने की उम्मीद में, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही फीकी पड़ जाती है जब उसे पता चलता है कि ये एक पॉइजन हनी भी है। नाम पढ़ते ही उस पर डर छा जाता है। वो खरगोशों से पूछने के लिए मुड़ता है कि क्या वो जानते हैं कि मक्खी खतरनाक है या नहीं, लेकिन रैबिट कपल पहले ही अपने बच्चों के साथ जल्दी से अपने बिल में जा चुके थे। वो जहरीली मक्खी से डरे हुए थे, जिससे सेयुजन उन्हें भागते हुए देखकर स्टन रह गया। वो खरगोशों पर चिल्लाता है, उन्हें मतलबी कहते हुए। उसका चेहरा बिगड़ जाता है जब वो सोचता है कि वो उसे इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। जवाब की तलाश में सेयुजन टावर मैनेजर की तरफ मुड़ता है, जो उसे और जानकारी देता है। मैनेजर समझाता है कि पॉइजन हनी बीज कार्निवोरस जीव हैं जो अपने जहरीले डंक का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं। डंक एक बड़ा खतरा है और मैनेजर सेयुजन को उनसे दूर रहने की सलाह देता है। सेयुजन ये जानकर डर जाता है कि ये मक्खियां मांस खाती हैं, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि अब वो सच में शहद की मक्खियां नहीं है। जैसे ही मक्खी पास आती है, सेयुजन उसे भगाने की पूरी कोशिश करता है, जोर देते हुए कि वो सिर्फ हड्डियों का एक बैग है जिसके पास देने के लिए कोई मांस नहीं है। वो मक्खी से विनती करता है, उम्मीद करता है कि वो उसे छोड़ देगी, लेकिन वो पास आती रहती है। सेयुजन उसे एक भयानक मॉन्स्टर के रूप में देखता है। उसका डर बढ़ता जाता है। अपनी उम्मीद खोते हुए सेयुजन अपने दूसरे हाथ से इधर उधर टटोलता है, खुद को बचाने के लिए कुछ ढूंढते हुए। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसके हाथ में टमाटर के पौधे की टूटी हुई डाली आती है, जिसमें एक फूल भी लगा हुआ था। सेयुजन उस काम चलाओ हथियार को मक्खी की तरफ घुमाता है, सलाह देता है कि उसे उसके बजाय फूल खाना चाहिए। मक्खी उत्सुक होकर टमाटर के फूल को देखती है और सेयुजन चिंतित रहता है जब वो पास आती है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे एहसास होता है कि मक्खी असल में फूल का रस पी रही थी। सेयुजन हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन तभी मक्खी एक संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ मुस्कुराती है। सेयुजन ने टावर मैनेजर से सवाल किया, पूछते हुए कि क्या वो श्योर हैं कि मक्खियां कार्निवोरस हैं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर सेयुजन को एक बात समझ आई। उसे एक बहुत ही बुनियादी बात याद आई। मक्खियों को अमृत यानी नेक्टर पसंद होता है। उसने सावधानी से हनी बी के पास जाकर कहा कि अगर वो अभी भी भूखी है तो वहां बहुत सारे दूसरे फूल हैं जिनका वो आनंद ले सकती है। सेयुजन ने उसे जी भरकर खाने के लिए प्रोत्साहित किया और पॉइजन हनी भी खुशी से फूलों की तरफ उड़ गई। सेयुजन मन ही मन मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि जिस चीज से वो शुरू में डरा था वो एक सुखद आश्चर्य निकली। मक्खी की मौजूदगी से उसे अब चेरी टमेटोज को हाथ से पॉलिनेट नहीं करना पड़ेगा। उसकी नज़र एक पत्थर के पीछे छिपे रैबिट परिवार पर पड़ी।
सियोजुन ने उन्हें एक निंदा भरी नजर से देखा, कहते हुए कि वो सिर्फ अपनी चिंता करते हुए भाग गए थे। उसने सवाल किया कि उनकी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई। खरगोश सियोजुन के गुस्से को शांत करने की कोशिश में उससे लिपट गए और एक क्यूट सा बर्ताव करने लगे। सियोजुन ने कहा कि वो उन पर गुस्सा करना बंद नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, पॉइजन हनी भी अपना खाना खत्म करके वापस आ गई। वो सीधे सियोजुन की तरफ उड़ी, जिससे वो कुछ कदम पीछे हट गया जब तक कि वो पत्थर से टकरा नहीं गया। सियोजुन ने मक्खी से पूछा कि क्या उसका पेट अभी तक नहीं भरा। अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब मक्खी धीरे से उसके पेट पर उतर गई। सियोजुन अपनी टी शर्ट ठीक करते हुए और थोड़ा स्ट्रेच करते हुए समझ गया कि मक्खी का उसे नुकसान पहुंचाने या डराने का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ सोना चाहती थी और सियोजुन को वो सोते हुए भी बहुत क्यूट लगी। लेकिन उसके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी चिंतित था और सियोजुन ने मक्खी से पूछा कि क्या वो उसे डंक मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है। हैरानी की बात यह थी कि खरगोश भी नहीं भागे थे। सियोजुन को एहसास हुआ कि टावर में खोने के बारे में उसकी डायरी में एक और चैप्टर जुड़ने वाला है। आज उसके डंजन के परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया है। सियोजुन की मक्खी से पहली मुलाकात के कुछ हफ्ते बीत चुके हैं और टोमेटो की फसल एक बार फिर कटाई के लिए तैयार है। जिस दीवार पर सियोजुन दिनों की संख्या लिखता था, वहां अब 24 अक्षर दिख रहे हैं। हर अक्षर 5 दिनों को दर्शाता है, जिसका मतलब है कि वो यहाँ 120 दिनों से है। हम देखते हैं कि सियोजुन वाइफ रैबिट के साथ मेहनत से टोमेटोज तोड़ रहा है, जबकि हस्बैंड रैबिट गाजर के पौधों की देखभाल कर रहा है, उन्हें पानी दे रहा है। बेबी रैबिट्स आसपास खेलते रहते हैं। कभी कभी सियोजुन के बहुत पास आकर उसे परेशान करते हैं। वो उन्हें डांटता है और उन्हें कहीं और जाने का निर्देश देता है। बेबी रैबिट्स बेफिक्र होकर भाग जाते हैं और सियोजुन उनके भाई बहनों पर एक नज़र डालता है जो अपने ही खेलकूद में मगन हैं। उन्हें इतना बेफिक्र देखकर सियोजुन कहता है कि वो बहुत मजे कर रहे हैं। आखिरकार जब तक वो अभी भी छोटे हैं, उन्हें खेलने का आनंद लेना चाहिए। पॉइजन हनी भी सियोजुन के पास आती है, उसके कंधे पर बैठ जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने दिन भर का अमृत पी लिया है। सियोजुन सोचता है कि पॉइजन हनी बी के आने और उनके परिवार का हिस्सा बनने के कई हफ्ते बीत चुके हैं। वो उसे बताता है कि जल्द ही लंच टाइम होने वाला है और मक्खी एक्साइटेड लगती है। धीरे से अपना गाल सियोजुन के गाल से रगड़ती है। वो बताता है कि पॉइजन हनी बी ने एक रूटीन बना लिया है। वो सुबह खेत में काम करती है, नेक्टर इकट्ठा करती है और शाम को वो गुफा के बाहर जंगल में वापस चली जाती है। उसके योगदान की वजह से उसका काम का बोझ काफी कम हो गया है। वो खरगोशों को आवाज देता है, ऐलान करते हुए कि खाने का समय हो गया है, और वो उत्साह से उसकी तरफ दौड़ते हैं। उसे विश्वास है कि पॉइजन हनी भी शायद अपने असली समूह या छत्ते में वापस नहीं जाएगी। शायद उसके पास शुरू से ही कोई नहीं था। चाहे जो भी हो, उसने उनके इस अनोखे परिवार में अपनी जगह बना ली है और उन्होंने उसे खुले दिल से स्वीकार कर लिया है। जब वो अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, सियोजुन एक भुना हुआ हरा प्याज का तना पकड़ता है और हनी भी उस पर बैठ जाती है। हाल ही में उसने शहद थूकना शुरू कर दिया है और वो अभी भी वही कर रही है। शहद भुने हुए प्याज पर टपकता है, जिससे हनी ओनियन नाम का एक अनोखा डिश बनता है। ताज़े भुने हुए हरे प्याज का स्वाद पॉइजन हनी बी के चिपचिपे और मीठे शहद से और भी बढ़ जाता है। सियोजुन इस कॉम्बिनेशन के पीछे का राज जानते हुए हनी अनियन का एक बाइट लेता है और चिल्लाता है, वाओ, ये बेहद मीठा और स्वादिष्ट है। खरगोश भी उसकी खुशी में शामिल होते हैं जब वो शहद से सने भोजन का आनंद लेते हैं। सियोजुन हनी बी से बातचीत करता है, अपना शुरुआती डर व्यक्त करते हुए जब उसने उसके जहरीले स्वभाव का पता लगाया था, लेकिन वो जल्द ही उसके जीवन पर उसके सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करता है। उसके कारण उसे तुरंत शहद मिल सका और उसने उसकी खेती बढ़ाने में भी मदद की। जुल हनी अनियन का आनंद लेते हुए हनी बी को उसकी अनमोल सहायता के लिए धन्यवाद देता है। वो कहता है कि कुछ महीनों में वो इतना शहद खा लेगा कि वो जंगल में भालुओं की बराबरी करेगा। अचानक टावर मास्टर से एक मैसेज आता है जो सियोजुन की प्रगति के लिए मास्टर की खुशी व्यक्त करता है, लेकिन जैसे ही वो मैसेज पढ़ने के लिए मुड़ता है, वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। कई और दिन बीत जाते हैं और सियोजुन को एहसास होता है कि ब्लू मून जल्द ही आने वाला है। वो पत्थर की दीवार पर लिखे अक्षरों को पढ़ता है, जबकि देवी रैबिट्स अपनी शरारतें जारी रखते हैं और खाना चबाते रहते हैं। सियोजुन आने वाले ब्लू मून के बारे में थोड़ी बेचैनी महसूस करता है। भले ही पिछली घटनाओं के दौरान कुछ बुरा नहीं हुआ है, वो समझता है कि किसी भी पल कुछ भी गलत हो सकता है। इस बार एक सुरक्षित ब्लू मून की उम्मीद करते हुए वो इस तथ्य पर विचार करता है कि उसके खोने का ये 121वां दिन है और ये ब्लू मून के दिन के साथ मेल खाता है जो हर 30 दिन में होता है। सियोजुन प्याज के पत्तों से बना एक बैग लिए हुए है जिसमें चरी टमाटर भरे हैं। वो उन्हें उनके मामूली खाना छिपाने की जगह एक पत्थर के घेरे में रखता है जो हरे प्याज के पत्तों से ढका होता है। सियोजुन ने भी हरे प्याज के पत्तों से बनी एक जैकेट पहनी हुई है और वो कहता है कि इतना खाना काफी होगा, लेकिन उसका ध्यान रैबिट परिवार की तरफ जाता है। हस्बैंड रैबिट और वाइफ रैबिट
अपने बच्चों को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे और बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। स्योजन ये भी नोटिस करता है कि खरगोश आज खास तौर पर चिंतित लग रहे हैं क्योंकि ब्लू मून का समय लगभग आ गया है। स्योजन उन्हें घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है जब वो रैबिट परिवार को एक साथ इकट्ठा होते हुए देखता है। स्योजन ऐसी कोई चीज नहीं सोच पा रहा था जो उन्हें इतना गंभीर बना दे, लेकिन वो चिंतित या डरे हुए भी नहीं लग रहे थे। स्योजन खरगोशों से पूछने ही वाला था कि क्या सब ठीक है, जब रैबिट कपल अचानक अपने बच्चों को पीछे छोड़कर अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। वो अपने घर के अंदर भाग जाते हैं और स्योजन उनके इस काम से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन रैबिट कपल वापस मुड़ते हैं और अपने बच्चों को हाथ हिलाते हैं। वो ऐसे शब्द कहते हैं जो स्योजन समझ नहीं पाता और इसके साथ वो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं, स्योजन को शॉक की स्थिति में छोड़कर। उसने जो अभी अभी देखा था वो हैरान था। स्योजन सवाल करता है कि माता पिता खरगोश अपने छोटे बच्चों को ब्लू मून के दौरान बाहर कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, ब्लू मून इवेंट शुरू हो जाता है। चंद्रमा सूरज को ग्रहण लगा देता है। एक नीली रोशनी छा जाती है जो दुनिया को ढक लेती है। स्योजन को अपने पीछे से एक खतरनाक जीव की दहाड़ सुनाई देती है, जिससे वो लाजवाब हो जाता है। चिंतित होकर वो धीरे धीरे मुड़ता है, एक ऐसा दृश्य देखने के लिए जो उसकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, शोर बढ़ जाता है और भी ऊंची दहाड़ों और गुर्राहटों में बदल जाता है, लेकिन वो किसी बाहरी स्रोत से नहीं आ रहे थे। इस शोर का स्रोत कोई और नहीं बल्कि बेबी रैबिट्स थे। अब वो अपने पहले जैसे प्यारे रूप में नहीं दिख रहे थे। अब उनका एक हैरान कर देने वाला रूपांतरण हो चुका था। वो क्रूर मॉन्स्टर्स में बदल गए थे। स्योजन चुपचाप विश्वास न करते हुए देखता है जब बेबी रैबिट्स, जो अब विशाल और दानव जैसे हो गए थे, साइज में बढ़ गए थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, उनकी आंखें लाल जल रही थीं और उनके पास खतरनाक रूप से तेज पंजे और दांत थे। जैसे ही बेबी रैबिट्स दहाड़ते हैं, स्योजन खुद को स्थिति की सच्चाई पर सवाल करते हुए पाता है। स्योजन हैरान और कंफ्यूज्ड होकर चिल्लाता है, ये आखिर हो क्या रहा है? स्थिति को ना समझ पाते हुए वो विश्वास कर लेता है कि उसकी किस्मत का फैसला हो चुका है। लेकिन अचानक एक अजीब मोड़ में कुछ बिल्कुल अनपेक्षित होता है। खरगोशों से एक चमकदार बैंगनी रोशनी निकलने लगती है, जो अपनी चमक से आंखें चौंधिया देती है। रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि स्योजन को अपनी आंखें बचाने के लिए उन्हें कसकर बंद करना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे ही रोशनी कम होती है, एक उल्लेखनीय रूपांतरण होता है। बेबी रैबिट्स एक अद्भुत एवोल्यूशन से गुजरते हैं, धीरे धीरे बढ़ते और परिपक्व होते, जब तक कि वो अपने माता पिता जैसे नहीं दिखने लगते। उनमें से 4 सफ़ेद खेती करने वाले खरगोशों का रूप ले लेते हैं, जबकि एक अलग ही दिखता है। उसके बाल गहरे काले रंग के होते हैं। जब खरगोश खुशी से इधर उधर कूदते और उछलते हैं, स्योजन वहाँ खड़ा रहता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, अपने सामने हो रहे इस अविश्वसनीय दृश्य से पूरी तरह से हैरान। शॉक की स्थिति में स्योजन उनसे पूछता है कि क्या वो अब वयस्क खरगोश बन गए हैं, और खरगोश खुशी से इसकी पुष्टि करते हैं। स्योजन को अब एहसास होता है कि ये ज़रूर फार्मर रैबिट के विकास चक्र का एक हिस्सा होगा। उनके जन्म के बाद से ये चौथी ब्लू मून की रात है, और स्योजन सोचता है कि क्या ये किसी प्रकार का कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है। अचानक स्योजन सोचता है कि कैसे उसे लगा था कि खरगोशों के साथ कुछ गड़बड़ है। वो अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेता है और सिसकने लगता है। ये देखकर खरगोश सभी शॉक्ड और चिंतित हो जाते हैं। काला खरगोश स्योजन को सांत्वना देने की कोशिश करता है, चाहता है कि वो अब और उदास ना हो। जब स्योजन ये इशारा देखता है तो उसे एहसास होता है कि खरगोश का स्वभाव अभी भी पहले जैसा ही है। स्योजन अभी अभी वयस्क हुए खरगोशों की क्यूटनेस से अभिभूत हो जाता है। वो उदास होना बंद कर देता है और खरगोशों को लिटिल क्यूट थिंग्स कहने लगता है। वो उन्हें रेट्रिब्यूशन किसेस भी देना चाहता है, जिससे दूसरे खरगोश भाग जाते हैं। आखिरकार ब्लू मून गुजर जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हस्बैंड रैबिट दरवाज़ा खोलता है और उसकी पत्नी उसके ठीक पीछे होती है। वे देखते हैं कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो इस समय स्योजन के साथ आग के चारों ओर बैठे हैं। स्योजन उन्हें हाथ हिलाता है और हस्बैंड रैबिट मुस्कुराना बंद नहीं कर पाता। कपल अपने बच्चों की तरफ दौड़ते हैं और वो उन्हें कसकर गले लगाते हैं। स्योजन इस दिल को छू लेने वाले दृश्य को प्यार से देखता है। वो सोचता है कि क्या उसे खरगोशों के लिए तोहफे के रूप में एक कमिंग ऑफ एज फीस्ट तैयार करना चाहिए, लेकिन उसका ध्यान एक खरगोश की तरफ जाता है जो उत्साह से अपना हाथ उठाता है और कुछ कहता है। स्योजन उसे ध्यान से देखता है और फिर अचानक खरगोश के हाथ में एक बेल आ जाता है।
खरगोश गर्व से उसे दिखाता है और सेओजुन उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि उन सब के पास क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक खरगोश नहीं था, उसके सभी भाई बहनों के पास कुछ न कुछ था। सेओजुन देखता है कि एक खरगोश को एक सिकल और एक बैंडाना मिला है, एक और खरगोश को गाड़ी मिली है और वो खुशी से अपने काले खरगोश भाई को खींच रहा है। एक सफ़ेद खरगोश के पास एक वाटरिंग कैन था और बेलचे वाला खरगोश अपना टूल दिखाने वाला पहला था। खरगोश अपने टूल्स पाकर खुश हैं और प्यार से उन्हें दिखाते हैं, जबकि उनके माता पिता उत्साह से उनके लिए तालियां बजाते हैं। सेओजुन को एहसास होता है कि अभी अभी क्या हुआ है। खरगोश आइटम्स समन कर सकते हैं। वो समझता है कि जब खरगोश वयस्क फार्मर रैबिट्स बन जाते हैं तो उनके पास अपने टूल्स हो सकते हैं, लेकिन सेओजुन उन टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर अचानक गाड़ी वाला सफ़ेद खरगोश गलती से काले खरगोश को गिरा देता है। सेओजुन इस घटना से हैरान होकर सोचता है कि काला खरगोश दूसरों की तरह अपना टूल समन क्यों नहीं कर रहा है। खुद को साबित करने के लिए काला खरगोश अपना टूल समन करता है। सेओजुन की हैरानी का ठिकाना ना रहा। जो टूल प्रकट होता है वो एक विशाल लकड़ी का हथौड़ा है जो साइज में बहुत बड़ा है, खासकर एक खरगोश के लिए। सेओजुन सोचने लगता है कि काले खरगोश के पास इतना अजीब टूल क्यों है जो एक आम खेती के उपकरण जैसा नहीं लगता। लेकिन काला खरगोश थोड़ा सा विरोध दिखाता है, हल्के से ये बताते हुए कि वो कोई मामूली खरगोश नहीं है। सेओजुन खरगोश की इस अलग पहचान को नोटिस करता है, जबकि वो अपने भाई बहनों को आसानी से सफ़ेद फार्मर रैबिट्स के रूप में पहचान सकता था। ये खास खरगोश अलग था, वो एक वॉरियर ब्लैक रैबिट था। सेओजुन को अपना नाम लेते हुए सुनकर काला खरगोश शरारत से आंख मारता है, जिससे स्थिति में एक रहस्य सा जुड़ जाता है। थोड़ी देर बाद खरगोश खेत में काम करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चे भी अपने माता पिता की तरह मेहनत से काम कर रहे हैं और कभी कभी उनसे बेहतर भी काम करते हैं। वाटरिंग कैन वाला खरगोश अपने पिता की पौधों को पानी देने में मदद करता है। सिक्कल वाली अपनी माँ को अपने स्किल से प्रभावित करते हुए तेजी से हरी प्याज काटती है। गाड़ी वाला खरगोश टमाटर ले जाता है, जबकि बेलचे वाला नई फसलों के लिए गड्ढे खोदता है। फिर गाड़ी वाला खरगोश आता है, पके हुए टमाटर से भरी गाड़ी धकेलते हुए, और सेओजुन खरगोश को टमाटर्स को पास के एक धर में रखने का निर्देश देता है। जैसे ही वो खरगोशों का काम देखता है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, ये देखते हुए कि एक समय के क्यूट छोटे बच्चे कितने अच्छे से बड़े हो गए हैं। लेकिन सेओजुन नोटिस करता है कि काला वॉरियर रैबिट उसके पास लेटा हुआ है, दुनिया की परवाह किए बिना खुशी से टमाटर चबा रहा है। सेओजुन को एहसास होता है कि इस खास रैबिट के पास इस वक्त कोई काम नहीं है। उत्सुक होकर वो काले खरगोश से बातचीत शुरू करता है। कहता है कि एक वॉरियर रैबिट के रूप में उसकी भूमिका आमतौर पर लड़ाई करने की होती, लेकिन क्योंकि वो गुफा में है, यहाँ लड़ने के लिए कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। सेओजुन समझता है कि खेत को कोई खतरा न होने के कारण काले खरगोश का कोई साफ उद्देश्य नहीं है। काला खरगोश इस बात को मानता है, थोड़ा निराश महसूस करते हुए। सेओजुन मानता है कि काले खरगोश का शक्तिशाली हैमर भी खेती के कामों में ज्यादा काम नहीं आएगा, और सोचता है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन सेओजुन की हैरानी का ठिकाना ना रहा जब काला खरगोश उत्साह से एक आइडिया के साथ आता है और जोश से इशारे करता है। काला खरगोश सेओजुन को गुफा के अंदर एक तालाब तक ले जाता है, उत्साह से उसकी तरफ इशारा करते हुए। सेओजुन चिल्लाता है, आइडिया की शानदारता को समझते हुए तालाब में मछली का शिकार करना एक अलग तरह की लड़ाई मानी जा सकती है, और इस तरह काला खरगोश भी एक मददगार तरीके से योगदान दे सकता है। फिर सेओजुन एक प्लान बनाता है। वो तालाब से मछलियों को लुभाने के लिए एक मशाल का इस्तेमाल करेगा, जबकि काला खरगोश उन्हें पकड़ने का जिम्मेदार होगा। सेओजुन काले खरगोश से कहता है कि वो अपने वॉरियर स्किल्स दिखाए, और खरगोश उत्साह से मान जाता है। सेओजुन तालाब के किनारे के पास मशाल लहराता है और अचानक एक पिरान्हा आग की तरफ आकर्षित होकर पानी से बाहर कूद पड़ती है। सेओजुन काले खरगोश से कहता है कि ये उसका चमकने का पल है, और खरगोश अपने शक्तिशाली हैमर के साथ कूदता है। एक शक्तिशाली झटके से काला वॉरियर रैबिट मछली पर वार करता है, उसे हवा में उड़ा देता है। मछली गुफा की दीवार से एक जबरदस्त टक्कर के साथ टकराती है, जिससे सेओजुन परिणाम से हैरान रह जाता है। वो देखता है कि कैसे काले खरगोश के हमले ने मछली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, उसे कीमा बना दिया। मछली का मांस हर दिशा में बिखर जाता है और सिर्फ सिर और हड्डियां ही बचती हैं। काला खरगोश वापस मुड़ता है, सेओजुन को थम्स अप देता है, उस गड़बड़ी से अनजान जो उसने मचा दी है। सेओजुन इस परिणाम से पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, और उसका रिएक्शन बिल्कुल जायज़ है। बाद में जब वो रात के खाने में मछली पेश करता है तो ये मूड खराब कर देता है। डिनर टेबल पर एक निराशा का माहौल छा जाता है, और सेओजुन और काला खरगोश दोनों निराश महसूस करते हैं। यहाँ तक कि दूसरे खरगोश भी ऐसी हालत में मछली खाने से बहुत खुश नहीं होते। सेओजुन काले खरगोश को सांत्वना देने की कोशिश करता है, उसे विश्वास दिलाता है कि वो प्रैक्टिस के साथ बेहतर हो जाएगा।
वो खरगोश को उदास ना होने के लिए कहता है और खाने का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। धीरे धीरे सभी खरगोश अपनी भूमिकाओं में ढलने लगते हैं, जिसमें काला वॉरियर रैबिट भी शामिल है, जो मछली पकड़ने में और भी निपुण हो जाता है। अपनी शुरुआती असफलता के बाद वो अब सिर्फ अपने हाथों से तेजी से मछली पकड़ सकता है और सुयोजन उसका हौसला बढ़ाता है। दूसरे खरगोश भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और सब कुछ ठीक से चल रहा है। एक और दिन उगता है और ये 25वां दिन है। सीड स्टोर खोलने का 1 महीने का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है और सियोजुन को एक्साइटमेंट का एहसास होता है जब वो स्टोर को एक बार फिर खुलते हुए देखता है। वो उत्सुकता से सोचता है कि इस बार किस प्रकार की फसलें उपलब्ध होंगी और उसे कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। सिस्टम विंडो सियोजुन के सामने प्रकट होती है, उसे बताते हुए कि उसके वर्तमान लेवल पर आज 3 अलग अलग प्रकार के बीज बेचे जा रहे हैं, लेकिन वो उनमें से सिर्फ एक ही खरीद सकता है। उसे दिए गए ऑप्शंस इस प्रकार हैं: 50 मीठे कद्दू के बीज 1 टावर कॉइन में, 10 तरबूज के बीज 5 टावर कॉइन्स में और 200 मोम जैसे मक्के के बीज 0.5 टावर कॉइन में। इस बार बीजों की लिस्ट देखकर सियोजुन हक्का बक्का रह जाता है, ये नोट करते हुए कि पिछली बार के मुकाबले कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। उसे एहसास होता है कि पिछली बार गाजर के बीज खरीदने के बाद उसके पास सिर्फ 0.9 टावर कॉइन्स बचे हैं। इस रकम से सियोजुन सिर्फ वैक्सीकॉन के बीज ही खरीद सकता है। वो सोचता है कि अगर बीजों की कीमतें बढ़ती रहीं तो वो क्या करेगा। चिंताएं उसके मन में भर जाती हैं, क्योंकि उसे डर है कि अगली बार जब सीड स्टोर खुलेगा तो उसके पास कुछ भी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। इसके अलावा उसे इस जगह पर और पैसे कमाने का कोई साधन ना होने के कारण फंसा हुआ महसूस होता है। सियोजुन को याद आता है कि टावर के अंदर वो टावर कॉइन्स हासिल करने के 3 तरीके थे। पहला तरीका एक फ्लोर क्लियर करने के लिए रिवॉर्ड प्राप्त करना था, लेकिन वो रिवॉर्ड सिर्फ एक बार फर्स्ट क्लियर बोनस के रूप में दिए जाते थे और हंटर्स इससे ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाते थे। दूसरा तरीका मॉन्स्टर्स का शिकार करना और उनके शरीर के हिस्सों को बेचना था। मॉन्स्टर पार्ट्स को घूमने वाले व्यापारियों या फर्स्ट फ्लोर पर स्टोर में बेचा जा सकता था और ये हंटर्स के लिए पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका था। वे लगातार मुनाफा कमाने के लिए इन हिस्सों को बेचते रह सकते थे। एक और तरीका क्वेस्ट्स पूरा करना और उनके लिए रिवॉर्ड्स प्राप्त करना था, लेकिन ये ज़्यादा अनिश्चित था। रिवॉर्ड्स बहुत अलग अलग होते थे, इसलिए ये जानना मुश्किल था कि कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। सियोजुन अपनी स्थिति के बारे में सोचता है। 2 ऑप्शंस उसके लिए संभव नहीं थे। वो टावर नहीं छोड़ सकता था, इसलिए फ्लोर्स क्लियर करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब था कि पैसे कमाने का एक ही तरीका था, टावर मैनेजर द्वारा दिए गए क्वेस्ट्स पूरे करना। सियोजुन टावर मैनेजर को आवाज़ देता है, पूछते हुए कि क्या वो उसे सुन सकता है। वो अब क्वेस्ट्स पूरे करने के लिए टावर कॉइन्स से रिवॉर्ड देने का अनुरोध करता है। टावर मैनेजर जवाब देता है, कहते हुए कि उसे समझ नहीं आ रहा कि सियोजुन का क्या मतलब है, लेकिन वो वादा करता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उसे वो सब देगा जो उसने मांगा है। सियोजुन कंफ्यूज्ड हो जाता है। टावर मैनेजर को टावर कॉइन्स के बारे में पता नहीं लगता और कहता है कि वो उसे तब देगा जब वो बड़ा हो जाएगा। सियोजुन फिर पूछता है कि उसे कब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि उसे बड़ा नहीं मान लिया जाता। टावर मैनेजर कहता है कि उसे कम से कम 300 साल का होना चाहिए। सियोजुन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और टावर मैनेजर के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करता है, सवाल करते हुए कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहा है। वो जोर देकर कहता है कि उसे उन सभी टावर कॉइन्स का रिकॉर्ड रखना होगा जो उसे मिलने वाले हैं और इस जानकारी को अपने भविष्य के बच्चों तक पहुंचाना होगा। सियोजुन एक श्रृंखला की कल्पना करता है जो 300 साल तक चलेगी, जिसमें उसके 7वीं पीढ़ी के पोते पोती आखिरकार उसकी तरफ से टावर कॉइन्स प्राप्त करेंगे। वो मैनेजर के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करता है, क्योंकि इस शर्त से उसके पास अपने बच्चे होने का भी कोई मौका नहीं बचता। लेकिन टावर मैनेजर सियोजुन के गुस्से पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और मैसेज विंडोज अचानक गायब हो जाती हैं, बातचीत जारी रखने में अपनी अरुचि दिखाते हुए। सियोजुन को एहसास होता है कि गुस्सा करने से उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। इसके बजाय वो वर्तमान में वो क्या कर सकता है उस पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है, ताकि आराम से जीने की अपनी संभावनाओं को बेहतर बना सके। सियोजुन समझता है कि वो इस समय सिर्फ वैक्सीकॉन के बीज ही खरीद सकता है और उसे विश्वास है कि ये एक अच्छा विकल्प है। मकाई को उबालकर या भूनकर खाने पर स्वादिष्ट हो सकती है और सियोजुन इसे आटे में पीसकर ब्रेड जैसा कुछ बनाने पर भी विचार करता है, हालांकि वो श्योर नहीं है कि ये आइडिया काम करेगा या नहीं। सियोजुन बीजों को खरीदने का फैसला करता है और 125वें दिन वो वैक्सीकॉन के बीज बोने के लिए और फिर उन्हें सीखने के लिए अपने छोटे से खेत की तरफ जाता है। अपने इरादे पर कायम रहते हुए सियोजुन मकाई के बीज खरीदने को ऑप्शन चुनता है। सिस्टम उसकी 200 वैक्सीकॉन बीजों की खरीदारी को कंफर्म करता है। उसके सीड बैंक अकाउंट से 0.5 टावर कॉइन्स काट लेता है। इसके अलावा सियोजुन ने 5 सीड माइल्स कमाए हैं, जिनका इस्तेमाल वो भविष्य में सीड स्टोर को लेवल अप करने के लिए कर सकता है। एक नया कूल डाउन पीरियड शुरू होता है और सिस्टम सियोजुन को बताता है कि वो 30 दिन बाद फिर से सीड स्टोर को एक्सेस कर पाएगा। इसी बीच मकाई के बीजों से भरा एक कपड़े का पाउच सियोजुन के हाथ में उतर आता है। वो पाउच खोलता है और मुट्ठी भर बीज निकालकर हस्बैंड रैबिट को दिखाता है। सियोजुन बीजों पर उसकी राय पूछता है, ये सोचते हुए कि क्या वो अच्छे दिख रहे हैं। हस्बैंड रैबिट हाँ में सिर हिलाता है कि वो सच में अच्छी क्वालिटी के हैं। सियोजुन सुझाव देता है कि उन्हें अपना काम शुरू करना चाहिए
और सभी खरगोश खुशी से उसके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सियोजन खुद को रोकता है और सुझाव देता है कि उन्हें पहले कुछ खा लेना चाहिए। वो मछली को भूनते हैं और साइड डिश के रूप में टमेटोस का आनंद लेते हैं। आखिरकार सियोजन की भूख शांत होती है और वो कहता है कि वो और नहीं खा सकता। वो बची हुई मछली को सुखाकर बाद के लिए स्टोर करने का फैसला करता है। खरगोशों का पेट भी भर गया था और वो सियोजन के साथ आग के पास रिलैक्स करते हैं। अचानक पॉइजन हनी भी सियोजन के पास आती है और वो गर्मी से उसका स्वागत करता है। वो पूछता है कि क्या उसका अपने घर वापस जाने के बजाय गुफा में रहना ठीक है। हनी भी मुस्कुराती है और प्यार से अपना गाल सियोजन के गाल से रगड़ती है, ये इशारा करते हुए कि उसका यहाँ परमानेंटली रहना ठीक है। सियोजन इससे बहुत खुश होता है, लेकिन तभी हनी बी के एंटेनास कुछ महसूस करते हैं और उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो ऊपर उठती है और एक दृढ़ निश्चय के साथ प्रवेश द्वार का सामना करती है। काला वॉरियर रैबिट भी अपने हथौड़े के साथ तैयार हो जाता है, एक घुसपैठी की मौजूदगी को महसूस करते हुए। सियोजन हरकत को नोटिस करता है और चिल्लाता है कि वहां जरूर कोई है। काला वॉरियर रैबिट घुसपैठी के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करता है और घुसपैठे जवाब देता है, सबसे कहते हुए कि वो उसे गलत ना समझे। वो साफ करता है कि वो कोई बेशरम बिल्ली नहीं है जो उनका खाना चुराने आई है। सियोजन इस बात से हक्का बक्का रह जाता है कि घुसपैठिया एक बोलने वाली बिल्ली है और सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है। काला रैबिट और पॉइजन हनी बी लड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि दूसरे खरगोश डरे हुए हैं। सियोजन बिल्ली से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है और बिल्ली नीचे कूदती है और उसके सामने उतरती है। बिल्ली ने एक चोगा पहना हुआ है और एक छोटा सा बैग लिए हुए है। वो खड़ा होता है और हाथ मिलाने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाता है। बिल्ली पूछती है कि क्या सियोजन ही कस्टमर पार्क सेजन है और अपना परिचय ट्रैवलिंग मर्चेंट थियो के रूप में देता है। लेकिन सियोजन एक बोलने वाली बिल्ली को देखकर कंफ्यूज था। उसके पीछे काला वॉरियर रैबिट अभी भी बिल्ली पर शक कर रहा है। लेकिन सियोजन को याद आता है कि उसने सुना था कि कभी कभी लोग टावर पर चढ़ते समय ट्रैवलिंग मर्चेंट से मिलते हैं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि मर्चेंट एक बिल्ली होगा। सियोजन को बिल्ली मर्चेंट काफी प्यारा लगता है। उसकी बड़ी चमकती आंखें, नरम और गोल-मटोल गाल और उसके आगे बढ़े हाथ के जली लाइक पंजे। सियोजन उन जली पॉस को अपने ऊपर मसलते हुए कल्पना किए बिना नहीं रह पाता और एक बिल्ली प्रेमी होने के नाते वो एक्साइटेड महसूस करता है। जैसे ही बिल्ली मर्चेंट सियोजन से बात करने की कोशिश करती है, वो उसके सामने कूल और कॉन्फिडेंट एक्ट करने की कोशिश करता है। सियोजन मर्चेंट से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। थियो समझाता है कि उसने सुना था कि एक नए रुकी ने सीड स्टोर में ट्रांजैक्शंस किए हैं और वो यहाँ सियोजन से मिलने और उसके साथ कुछ डील्स करने आया है। सियोजन डील्स के बारे में क्यूरियस है और थियो से और जानकारी मांगता है। थियो अपने बैग के अंदर कुछ ढूंढता है और समझाना शुरू करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ दिखा पाता, उसका पेट जोर से गुर्राता है, जिससे वो नर्वस हो जाता है। वो सियोजन से माफी मांगता है, ये मानते हुए कि उसने उस दिन कुछ नहीं खाया था और इसलिए उसने एक कस्टमर के सामने एक शर्मिंदगी वाली छवि दिखा दी। थियो इस घबराहट में हंसता है, जबकि सियोजुन उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक सियोजुन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है, जिससे साफ पता चलता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, शायद इस बिल्ली मर्चेंट का फायदा उठाने का कोई प्लान। सियोजुन एक खुशनुमा मुस्कान के साथ उसे एक भुनी हुई मछली ऑफर करता है। मछली को देखते ही थियो इतना शॉक्ड हो जाता है कि उसके मुंह से जोर से मीयू निकल जाती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं, मुंह से लार टपकने लगती है और कान फड़कने लगते हैं जब वो उस स्वादिष्ट भुनी हुई मछली को देखता है। सियोजुन जोर देकर कहता है कि थियो को ये ऑफर ठुकराना नहीं चाहिए, लेकिन थियो अपनी भूख पर काबू पा लेता है और सियोजुन से कहता है कि वो ठीक है, क्यों नहीं वो एक कस्टमर का खाना नहीं छू सकता। सियोजुन थियो के जवाब से थोड़ा हैरान होता है और बिल्ली मर्चेंट को एक बार फिर मनाने की कोशिश करता है। वो थियो से पूछता है कि क्या वो सच में मछली नहीं खाना चाहता, नरम भुने हुए मांस की ना रोक पाने वाली खुशबू के बारे में बताते हुए और इस बात पर जोर देते हुए कि इसमें वही फिशी फ्लेवर है जिसे बिल्लियां मना नहीं कर सकती। थियो का कंधा पकड़कर सियोजुन कहता है कि साफ दिख रहा है कि थियो इसे खाना चाहता है और वो इसे ले सकता है। जैसे जैसे सियोजुन उसे और मनाता है, थियो की लार टपकना बंद नहीं होती। वो पूरी कोशिश करता है खुद को रोकने की, लेकिन आखिरकार लालच के आगे हार मान लेता है। वो बहुत सारा खाता है और आखिरकार पेट भरने का एहसास होता है, खुशी से लेट जाता है और हाथ में मछली का कांटा पकड़े होता है। सियोजुन आग ठीक करते हुए कहता है कि थियो सच में बहुत भूखा होगा क्योंकि उसने पूरी मछली खा ली। थियो दिल से सियोजुन को धन्यवाद देता है, इस दावत के लिए आभारी महसूस करते हुए, और सोचता है कि वो इसका एहसान कैसे चुकाएगा। सियोजुन मुस्कुराता है, कहते हुए कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी और उसे ही शुक्रिया करना चाहिए, ये देखते हुए कि थियो उससे मिलने इतनी दूर आया था। फिर जैसे ही थियो उस डील के बारे में बात करने वाला था जिसका उसने पहले जिक्र किया था, सियोजुन अचानक उससे 0.5 टावर कॉइन्स मांग लेता है। कंफ्यूज्ड होकर थियो इस बारे में पूछता है और सियोजुन शरारत से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, कहते हुए कि जो भुनी हुई मछली उसने अभी खाई उसके पैसे उसे देने होंगे। थियो घबरा जाता है और शौक में सियोजुन से पूछता है कि क्या मछली फ्री नहीं थी। सियोजुन जवाब देता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता और क्योंकि थियो एक डील करने आया था, उसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो कस्टमर की मछली खाकर भाग जाएगा।
थियो और भी नर्वस हो जाता है जब वो देखता है कि काला खरगोश और पॉइजन हनी भी अपने हथियारों के साथ तैयार खड़े हैं, जबकि खेती करने वाले खरगोश भी थियो का सामना करने के लिए तैयार थे अगर वो बिना पे किए भागने की कोशिश करते। आंखों में आंसू लिए थियो मजबूरी में 0.5 टावर कॉइन सियोजन को दे देता है और सियोजन उसे धन्यवाद देता है। फिर हम देखते हैं कि बिल्ली निराश है, सियोजन के पास घुटनों के बल बैठी है और सियोजन खुश है क्योंकि आखिरकार उसने कुछ टावर कॉइन्स कमा लिए थे। फिर हम देखते हैं कि बिल्ली रो रही है और सोच रही है कि वो एक कस्टमर से पैसे कमाने आया था लेकिन उल्टा उसे ही पैसे देने पड़ गए और उसका बिजनेस शुरू होने से पहले ही घाटे में चला गया है। लेकिन वो अपने इमोशंस पर काबू पाता है और हार न मानने का फैसला करता है। वो फैसला करता है कि वो अपने सारे आइटम्स यहीं बेचेगा। थियो जोर से ऐलान करता है कि अब उसकी बारी है और सियोजुन से उसके आइटम्स को जांचने के लिए अनुरोध करता है। वो कपड़े का बैग खोलता है और उसमें रखे लग्जरी आइटम्स दिखाता है। बड़े गर्व के साथ थियो कपड़े पर रखे 3 आइटम्स दिखाता है। हर एक की कीमत एक इन्फॉर्मेशन विंडो पर दिखाई देती है। पहला आइटम एक टम्बलर था जिसकी कीमत 5 टावर कॉइन्स थी। उसके बाद एक मिनी फैन भी 5 टावर कॉइन्स का था और आखिर में उसी कीमत का एक पोर्टेबल हैंड वार्मर। आइटम्स को देखकर सियोजुन पूछता है कि क्या ये आइटम्स टावर के बाहर से हैं और बिल्ली गर्व से कहती है कि हाँ बिल्कुल। थियो आइटम्स के बारे में बताना शुरू करता है कहते हुए कि टम्बलर में प्रिजर्वेशन मैजिक है जो अंदर रखी चीज़ों का टेम्परेचर मेंटेन रखता है चाहे गर्म हो या ठंडा। फिर वो मिनी फैन के विंड मैजिक एन्चार्टमेंट पर रोशनी डालता है, ये दिखाते हुए कि बटन्स दबाने पर ये कैसे ठंडी हवा देता है। सियोजुन अविश्वास से थियो को घूरता है और उसे बीच में रोकने के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसे मजबूरन उसे बताना पड़ता है कि वो जो आइटम्स बेच रहा है वो असल में कचरा है। ये सुनते ही थियो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो सियोजुन पर चिल्लाया और पूछा कि वो क्या बकवास कर रहा है। उसने जोर देकर कहा कि ये सारे आइटम्स टावर के बाहर से हैं और कोई इनकी वैल्यू कैसे नहीं पहचान सकता। उसने बताया कि इन आइटम्स को जमा करने में उसने कितनी मेहनत की है। सियोजुन ने शांति से थियो को समझाया कि वो भी टावर के बाहर से ही है और ये सुनकर थियो पर जैसे आसमान टूट पड़ा जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। सियोजुन ने सब्र से समझाया कि जिन आइटम्स को थियो बेचने की कोशिश कर रहा है उनमें कोई मैजिक नहीं है। टम्बलर बस बाहर की हवा से कांटेक्ट रोककर गर्मी को अंदर बाहर आने से रोकता है और पोर्टेबल फैन और हैंड वार्मर बैटरीज पर चलते हैं। अगर उन्हें कुछ ही घंटे इस्तेमाल किया गया तो उनकी बैटरीज खत्म हो जाएंगी। सियोजुन ने फैन के बटन्स दबाए उसकी कम होती पावर दिखाते हुए, जिससे थियो और भी निराश हो गया। अब गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में थियो ने सियोजुन पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। उसने जोर देकर कहा कि जिस इंसान ने उसे ये आइटम्स बेचे थे उसने दावा किया था कि इनके अंदर मैजिक है, लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से फैन रुकने ही वाला था और सियोजुन ने इस बात की तरफ थियो का ध्यान दिलाया। फ्रस्ट्रेटेड होकर थियो ने फैन को दोबारा चालू करने की कोशिश में उस पर हाथ मारना शुरू कर दिया, लेकिन सियोजुन ने उसे तसल्ली दी कि सच में जिस इंसान से उसने ये सामान खरीदा था उसने उसके साथ धोखा किया है। थियो और भी ज्यादा डिप्रेस हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके साथ इतना बुरा कर सकता है। फिर थियो जोर जोर से रोने लगा, कहते हुए कि वो बेचने वाला एक बुरा गॉब्लिन था और फ्रस्ट्रेशन में जमीन पीटने लगा। सियोजुन को थियो के लिए बुरा लगा और उसने उसे शांत करने की कोशिश की, उसे पूछते हुए कि आखिर हुआ क्या था। दुखी बिल्ली मर्चेंट ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। उसने समझाया कि वो टावर के 75th फ्लोर से है, जो टावर के न्यूट्रल जोन्स में से एक था। लंबे समय से वो मेरिल नाम की एक बिल्ली से प्यार करता था जो उनके ग्रेनर विलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। आखिरकार एक दिन उसने सबके सामने उसे प्रपोज करने की हिम्मत जुटाई। जब गांव वाले उसका हौसला बढ़ा रहे थे, थियो ने मेरिल से अपनी फीलिंग्स का इजहार किया और उसे डेट करने के लिए पूछा। उसने उसे मछलियों का एक गुलदस्ता बिकेट भी दिया, कुछ ऐसा जो उसे लगा कि वो पसंद करेगी। लेकिन मेरिल ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और थियो के दिए उस मामूली से बुके पर अपनी नफरत जाहिर की। उसने थप्पड़ मारकर उसे दूर फेंक दिया, कहते हुए कि सस्ती चावल वाली मछली की बदबू से उसे घिन आती है। इस बात से थियो को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने उन भुनी हुई राइस फिश को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। लेकिन तभी उसे एक और झटका लगने वाला था। तभी कोई आगे बढ़ा और थियो से कहा कि वो अपनी औकात में रहे, ये पूछते हुए कि उसकी मेडल को जीतने की हिम्मत कैसे हुई। जैसे ही थियो पीछे मुड़ा, उसने ऑरेन को देखा जो गांव की सबसे अमीर बिल्ली का बेटा था। ऑरेन ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और गिफ्ट के तौर पर एक बड़ी खूबसूरत मछली लाया था। ऑरेन थियो पर हंसा, उसका मजाक उड़ाते हुए कि उसने एक लड़की को इतनी लो ग्रेड राइस फिश दी। उसने सुझाव दिया कि थियो को कम से कम गिफ्ट के रूप में एक हाई क्वालिटी सामन लाना चाहिए था और इसके साथ ही ऑरेन ने वो सामन मेरिल को पेश कर दिया। मेरिल उसे देखकर खुश लग रही थी। घबराया हुआ थियो हकलाते हुए समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरिल को ग्रीजी फूड पसंद ही नहीं है क्योंकि उसे वजन बढ़ने से डर लगता है। लेकिन मेरिल ने खुद ही बोल दिया और कहा कि मछली सच में बहुत खूबसूरत है। शॉक्ड और टूटे दिल के साथ उसने वो शब्द सुने। ऑरेन ने अपना हाथ मेरिल के कंधे पर रखा हुआ था और उसे सैमन का ठीक से आनंद लेने के लिए अपने घर ले जा रहा था और वो उसके साथ जाने के लिए खुश लग रही थी। थियो ने उम्मीद खोते हुए मेरिल से रुकने की विनती की। उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी नज़र में ये एक दिल तोड़ देने वाली कहानी के सीन जैसा था।
उसने खुद को प्रोटैगनिस्ट के रूप में देखा, गरीब लेकिन हैंडसम बिल्ली, जबकि जिस औरत से वो प्यार करता था उसे एक अमीर आशिक उड़ा कर ले जा रहा था। थियो ने अपना दिल खोल कर रख दिया, उन पलों को याद करते हुए जो उन्होंने साथ बिताए थे और जो यादें उन्होंने साथ बनाई थीं। लेकिन मैरिल ने बेरुखी से उसकी फीलिंग्स को खारिज कर दिया, उससे कहते हुए कि वो हद से आगे ना बढ़े। उसने दावा किया कि उसने उस पर सिर्फ शिष्टाचार के नाते मुस्कुराई थी और उसने गहरे रिश्ते की कल्पना कर ली थी। उसने बेरहमी से कहा कि उसे सस्ती चावल वाली मछली जैसी महकने वाली गरीब बिल्लियों से सबसे ज्यादा नफरत है, सीधे थियो की तरफ इशारा करते हुए। पूरी तरह से टूट चुका था और उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। थियो की दुनिया उसके चारों तरफ बिखर चुकी थी और वो निराशा के अंधेरे में डूब गया। मैरिल को शहर की सबसे अमीर बिल्ली का बेटा ओरेन अपने साथ ले गया और थियो रोता हुआ वहां से भाग गया। उसने अपना गांव छोड़कर एक ट्रैवलिंग मर्चेंट बनने का फैसला किया, इस इरादे के साथ कि वो एक दिन अमीर बनेगा और अपना बदला लेगा। उसने कसम खाई कि वो अपनी हालत से ऊपर उठेगा। जब थियो ने स्योजन और खरगोशों को अपनी कहानी का पहला हिस्सा सुनाया तो वो उसके लिए चिंतित और दुखी हो गए। खासकर स्योजन को थियो को धोखा देने के लिए बहुत बुरा लग रहा था। थियो ने समझाया कि उसने जरूरी कार्रवाई पूरी की थी और अपने जिंदगी भर की कमाई 50 टावर कॉइन्स खर्च करके अपना ट्रैवलिंग मर्चेंट लाइसेंस और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हासिल किए थे। उसने बचे हुए 5 टावर कॉइन्स का इस्तेमाल किसी फेरी वाले या पेडलर से कुछ खरीदकर उसे दोबारा बेचने के लिए करने का प्लान बनाया था। लेकिन तभी स्कैरम ने उसके साथ धोखा कर दिया। थियो ने याद किया कि कैसे स्कैरम, एक गोब्लिन, उसके पास आया था और पूछा था कि क्या वो एक नया घूमने वाला मर्चेंट है। स्कैरम ने थियो को अपना नाम बताया और उसे जानकारी देने का ऑफर किया। भोलेपन में स्कैरम पर विश्वास करके थियो उसके साथ इनमें बातें करने लगा। स्कैरम ने उसे टावर के बाहर के आइटम्स के बारे में बताया, दावा करते हुए कि वो बहुत कीमती हैं और ऊपर के फ्लोर्स पर उनका अच्छा मुनाफा मिल सकता है, जहां के जीव ऐसी चीजें शौक से इकट्ठा करते हैं। थियो को हैरानी हुई कि स्कैरम ये कीमती आइटम्स इतनी कम कीमत पर क्यों बेच रहा है, और स्कैरम ने जवाब दिया कि एक सीनियर मर्चेंट की तरफ से एक जूनियर को ट्रेन करने का नेक काम है। इस बात पर यकीन करके थियो ने जल्दी से वो आइटम्स खरीद लिए, इस उम्मीद में कि वो उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच पाएगा। स्कैरम ने थियो को एक बोनस भी दिया, एक कागज का टुकड़ा जिस पर एक सीड स्टोर के नए यूजर की लोकेशन का नक्शा था। स्कैरम ने थियो से कहा कि वो इस नए सदस्य से अच्छा मुनाफा कमा सकता है, लेकिन थियो को जल्दी एहसास हुआ कि वो जानकारी भी कोई सच्चा बोनस नहीं थी। अफसोस के साथ उसने अपने सारे बचे हुए पैसे स्कैरम को दे दिए और बड़ी उम्मीदों के साथ वो आइटम्स खरीद लिए। वो रास्ते में खुद भूखा रहते हुए अपने सफर पर निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि उसे बड़ा मुनाफा होगा, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं और वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा। जब थियो ये सब स्योजन को बता रहा था तो वो काफी उदास हो गया और रोते हुए जमीन पर लुढ़कने लगा। उसने अफसोस जताया कि सारे आइटम्स कचरा निकले और कस्टमर ने उसे मछली का लालच देकर उसके बचे हुए पैसे भी ले लिए। वो रोते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है कि वो किसी भी काम में अच्छा नहीं है। शुरू में स्योजुन ने सोचा कि थियो काफी भोला है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आया। उसे कुछ ऐसा याद आया जो उसे टावर कॉइन्स कमाने में मदद कर सकता था। स्योजुन मुस्कुराया और थियो को शांत होने को कहा, उसे खुश करने के लिए कुछ भुनी हुई मछली ऑफर करते हुए। लेकिन थियो अपने पिछले अनुभव से सीखकर शक करने लगा कि स्योजुन बाद में उससे मछली के पैसे मांगेगा। उसने मना कर दिया, कहते हुए कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि एक ही धोखे में 2 बार फंसे। स्योजुन ने उसे विश्वास दिलाया कि वो सच में उसे ये फ्री में देना चाहता है, यहाँ तक कि थियो ने जो पहले 5 मछलियां खाई थीं उन्हें भी वो एक दावत मान रहा है। थियो उम्मीद भरी आंखों से स्योजुन को देखता है, पूछते हुए कि क्या वो सच कह रहा है, लेकिन स्योजुन साफ कर देता है कि यह मेहरबानी बिना शर्त के नहीं है। वो थियो से पूछता है कि क्या वो बदले में उसके साथ काम करने को तैयार होगा। स्योजुन मुस्कुराता है और थियो से उसके विचार पूछता है। उसी पल स्योजुन अपनी डायरी में एक और चैप्टर जोड़ता है, आज मैं एक पार्टनर से मिला जो थोड़ा भोला है। फिर हम देखते हैं कि स्योजुन थियो से पूछ रहा है कि क्या वो उसके साथ काम करना चाहेगा। स्योजुन को विश्वास है कि थियो मान जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि थियो बहुत भोला है। थियो शॉक्ड है और स्योजुन से पूछता है कि क्या वो सच कह रहा है, क्या वो सच में चाहता है कि वो साथ में काम करें। स्योजुन अपने बात साफ करते हुए कहता है कि उसे अपना सामान बेचने के लिए एक अच्छे मर्चेंट की जरूरत है, लेकिन थियो को स्योजुन पर यकीन नहीं होता। अपने कान झुकाए हुए वो खुद को एक नूब मानता है जो बिल्कुल बेकार है, लेकिन स्योजुन थियो से कहता है कि गलतियां करने के बावजूद उसमें अभी भी एक अच्छे मर्चेंट वाले कुछ गुण हैं। फिर स्योजुन शरारत से मुस्कुराता है और समझाता है कि थियो की कहानी ने उसके दिल को छू लिया और इसीलिए वो उसके साथ बिजनेस पार्टनर्स बनना चाहता है। हैरान होकर थियो इस बिजनेस पार्टनर डील की और डिटेल्स का इंतजार करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि स्योजुन कुछ समझाता, वो खरगोशों को मर्चेंट की मेहमान नवाजी करने का इशारा करता है। हस्बैंड और वाइफ रैबिट मिलकर प्याज के पत्तों से कुर्सियां बनाते हैं और एक छतरी लगा देते हैं, जिससे बिल्कुल बीच जैसा माहौल बन जाता है। उन्होंने टोमेटो के फूलों से बने हार भी पहने हुए थे।
सियोजन प्याज के पत्तों से बनी बोतल से पीते हुए उस पल का आनंद लेता है। खरगोश उन्हें पंखा झल रहे थे, जिससे एक आरामदायक अनुभव मिल रहा था। सियोजन फिर वही बात दोहराता है जो थियो में उसे अपनी लाचारी के बारे में बताई थी, एक धोखेबाज मर्चेंट से डील करना और धोखा खाना। वो समझाता है कि थियो के पास दोबारा बेचने के लिए सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। सियोजन उत्साह से एक बिजनेस पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखता है, एक ऐसी स्थिति का सुझाव देते हुए जिसमें दोनों का फायदा हो। सियोजन थियो को अपने प्रोडक्ट्स देने का ऑफर करता है जिसे थियो दूसरे लोगों को बेच सकता है। बदले में सियोजन को एक परसेंटेज मिलेगा जो इस बात पर निर्भर करेगा कि थियो कितना सामान बेचता है। थियो इंसेंटिव के बारे में पूछता है और सियोजन समझाता है कि थियो को सामान मार्क्ड प्राइस से ज्यादा में बेचना होगा। थियो जितना ज्यादा में बेचेगा, इंसेंटिव उतना ही बेहतर होगा। सियोजन को थियो की काबिलियत पर विश्वास था, इसलिए वो सेलिंग प्राइस पर 35% इंसेंटिव का ऑफर करता है। इसी बीच काला खरगोश एक मछली भूनने की कोशिश कर रहा था। ये ऑफर सुनकर थियो को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि 35% इंसेंटिव बहुत कम है। उसे लगता है कि शर्तें उसके अनुकूल नहीं है। वो गुस्से में अपने ग्लास से पीता है, ये सोचते हुए कि सियोजन ने उसे बेवकूफ समझा है। वो धोखा खाने से मना कर देता है। लेकिन इससे पहले कि थियो अपना फैसला बता पाता, सियोजन के पास उसे बताने के लिए एक और जरूरी चीज थी, सबसे जरूरी हिस्सा। सियोजन खरगोशों को कुछ लाने के लिए कहता है और हम उन्हें बहुत सारी स्वादिष्ट भुनी हुई मछलियों के साथ लौटते हुए देखते हैं। सियोजन बताता है कि सिर्फ रिवॉर्ड ही नहीं, बल्कि वो थियो को हर हफ्ते 10 मछलियां या उनके बराबर कॉइन्स भी देगा। इस ऑफर से थियो बिल्कुल हैरान रह जाता है। सियोजन समझाता है कि कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तें हैं। थियो के मुंह में पानी भर जाता है जब वो सियोजन से पूछता है कि क्या वो भुनी हुई मछलियों के बारे में सीरियस है। सियोजन फिर पूछता है कि क्या थियो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, लेकिन थियो आसानी से नहीं मानता। उसे मैरल और स्कैरम जैसे पिछले धोखे याद आते हैं। वो जानता है कि दोबारा धोखा खाने से बचने के लिए उसे होशियार रहना होगा, लेकिन मछलियों का लालच रोकना मुश्किल था। थियो अपने मुंह से लार साफ करता है और कहता है कि अगर सियोजन उसे हफ्ते में 20 मछलियां ऑफर करे तो वो इस बारे में सोचेगा। सियोजन चेहरे पर वही शरारती मुस्कान लिए कहता है कि थियो काफी मनाने वाला है। वो थियो से कहता है कि वो दयालु महसूस कर रहा है और उसकी मांग को मानने के अलावा वो 5 और मछलियां जोड़ देगा। अपने सामने 25 भुनी हुई मछलियों का ढेर देखकर थियो शॉक्ड हो जाता है और उसकी लार टपकती रहती है। फिर सियोजन कॉन्ट्रैक्ट में एक और बोनस जोड़ देता है। जब तक थियो सियोजन के साथ काम कर रहा है, वो जितनी चाहे उतनी मछलियां खा सकता है। सियोजन एक बार फिर शर्तें दोहराता है और थियो को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो एक्साइटमेंट से भर जाता है, पिछले सारे शक या चिंताएं भूल जाता है। सियोजन पूछता है कि क्या थियो के पास कागज का टुकड़ा है और थियो जल्दी से एक ला कर देता है। सियोजन कागज लेता है, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखता है और पार्टी ए के रूप में उस पर साइन करता है। थियो कागज पर अपना पंजा रखता है जो पार्टी बी को दर्शाता है। सियोजन ऐलान करता है कि कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो गया है। थियो को एहसास होता है कि वो इतना खुश था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। वो हैरान रह जाता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट हवा में ऊपर उठकर गायब हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अब फाइनल हो चुका था और टावर द्वारा एक समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तभी एक इन्फॉर्मेशन विंडो सामने आती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स दिख रही थी। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि ये एक लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है जो फौरन शुरू हो रहा है। थियो अब पूरी जिंदगी सियोजून के प्रोडक्ट्स बेचने और उसका प्रॉफिट वापस लाने के लिए जिम्मेदार होगा। मुआवजा वही था जैसा पहले बताया गया था, हर हफ्ते 25 भुनी हुई मछलियां या कॉइन्स में उतनी ही कीमत और उसके साथ सेल्स का 35% एक्स्ट्रा इंसेंटिव। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेशल क्लॉजेस भी थे। शुरुआती डील के हिस्से के रूप में सियोजून थियो को बेचने के लिए अपनी फसलें देगा। अगर एक महीने में सेल्स अमाउंट 5 टावर कॉइन से नीचे जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। थियो से उम्मीद की जाती थी कि वो फसलों को मार्क्ड प्राइस से ज्यादा कीमत पर बेचेगा। उसे सियोजून की इजाजत के बिना कोई और कॉन्ट्रैक्ट करने से भी मना किया गया था। आखिरी शर्त यह थी कि सामान बेचते वक्त थियो को बिल्ली जैसा एक्सेंट इस्तेमाल करना होगा जिससे इस पूरे अरेंजमेंट को एक यूनिक टच मिल सके। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पर सियोजून बहुत खुश था। वो जानता था कि ये टावर के सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ थियो का दिल बैठ गया था। वो सोच रहा था कि उसने अपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी शर्तों के लिए हाँ क्यों कर दी। थियो से रहा नहीं गया और उसने सियोजून से चौथी शर्त के बारे में पूछा, खासकर बिल्ली वाले एक्सेंट के बारे में। उसे अपने गांव का एक्सेंट इस्तेमाल करना काफी शर्मिंदगी वाला लग रहा था। सियोजून हंसा और उसे यकीन दिलाया कि वक्त आने पर वो इसकी वजह समझ जाएगा। सियोजून ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन थियो ने उसे झटक दिया, अभी भी अपना शक जाहिर करते हुए। लेकिन सियोजून ने उसे स्पेशल क्लॉजेस की पहली शर्त याद दिलाई जिसमें लिखा था कि अगर सेल्स कम हुई तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। सियोजून ने थियो का सिर थपथपाया, उसे एक भरोसेमंद और होशियार मर्चेंट बिल्ली मानते हुए। खुद को होशियार सुनकर थियो के चेहरे पर मुस्कान आ गई और सियोजून ने सोचा कि वो काफी सीधा साधा है। उत्सुकता से थियो ने पूछा कि वो कौन से प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं। सियोजून ने कॉन्फिडेंस से बताया कि वो चेरी टोमेटोज बेचेंगे। थियो पजल लग रहा था,
लेकिन सियोजुन ने उसे एक ताज़ा तोड़ा हुआ चेरी टोमेटो दिया। थियो की हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने पाया कि ये एक मैजिकल चेरी टोमेटो है जो 10 मिनट के लिए एमपी को 0.1 तक बढ़ा सकता था। थियो सियोजुन से चेरी टोमेटोज की सेलिंग प्राइस के बारे में पूछता है, ये जानने के लिए कि वो उन्हें कितने में बेचने का प्लान बना रहे हैं। थियो सोचता है कि अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो शायद वो टावर में आने वाले नए लोगों से हर टमाटर के 0.01 टावर कॉइन्स ले पाएगा। लेकिन सियोजुन जवाब देता है कि वो उन्हें 0.05 टावर कॉइन्स पर पीस बेचना चाहते हैं। ये कीमत सुनकर थियो सुन रह गया। उसे विश्वास था कि इतनी महंगी कीमत पर उन्हें कोई बेवकूफ़ ही खरीदेगा। लेकिन तभी थियो का एहसास होता है कि महंगी कीमत असल में उसके फायदे में काम कर सकती है। अगर वो एक महीने में 5 टावर कॉइन्स कमाने के लिए पर्याप्त टमाटर नहीं बेच पाया तो उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। साथ ही उस दौरान वो भुनी हुई मछलियों का आनंद ले सकता था। अपने पहले सेल्स ट्रिप के बारे में क्यूरियस होकर थियो सियोजुन से पूछता है कि उसे अपने साथ कितने टमाटर ले जाने चाहिए। सियोजुन 1000 टमाटर ले जाने का सुझाव देता है। सियोजुन ने पहले ही 1000 टमाटर वाली एक टोकरी तैयार कर ली थी और 25 भुनी हुई मछलियों की पेमेंट का भी इंतजाम कर दिया था। लेकिन सियोजुन सोचता है कि थियो ये सब ले जाएगा कैसे। तब थियो अपने स्पेशल आइटम के बारे में बताता है जिसका नाम बंडल था। ये एक ऐसा कपड़ा था जिसमें स्पेस एक्सपेंशन मैजिक, प्रिजर्वेशन मैजिक और चीज़ों को हल्का बनाने की शक्ति थी। वो समझाता है कि वो सारे आइटम्स अपने बंडल में स्टोर कर सकता है, उन्हें लंबे समय तक उनकी असली हालत में रखते हुए। वो कपड़े को टमाटरों और मछलियों के ऊपर फेंकता है और एक झटके में वो कपड़े के अंदर स्टोर हो जाते हैं, जो एक छोटे से पाउच में बदल जाता है। सियोजुन चिल्लाता है, ये कितना सुविधाजनक है। जैसे ही थियो जाने के लिए तैयार होता है, वो सियोजुन को यकीन दिलाता है कि वो वापस आएगा। सियोजुन और उसके दोस्त थियो को उसके सेल्स जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हुए अलविदा में हाथ हिलाते हैं।